So I think now let us start. A lot of people have joined. Okay. So first of all, I welcome you all to the today's webinar. Or the title of the webinar से आप समझ गए होंगे what is the objective. See, the objective of the webinar is that during this course of preparation for UPSC CSE, जब भी आप प्रिपेयर करते हैं बहुत सारे challenges वगैरह फेस करते हैं. सो आज के वेबिनार में हम आपको बताएंगे कि कैसे हर एक चैलेंज को एड्रेस करने के लिए हमने एक फाउंडेशन कोर्स डिजाइन किया है जो हाउ इट विल बी एड्रेसिंग ईच एंड एवरी चैलेंज जो एक एस्पिरेंट अपनी जर्नी में फेस करता है एंड हाउ इट विल हेल्प यू to reach your goal and achieve your dream of becoming an IAS or IPS or IFS, right? और आज we have a very esteemed panel with us, ठीक है. सबको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, right, regarding this exam, and everybody will certainly give you some crucial inputs जो आपको preparation में help करेंगे. Okay, so first again let me just start by introducing all our panelists here. So first we have Sachin Jain sir with us. So Sachin Jain sir is IRS officer 2016 batch. Sir has cleared the UPSC CSE exam 2 times. So sir ने 2 बार इस एग्जाम को क्लियर कर रखा है. इसके साथ साथ जितनी भी बार सर ने 6 बार अटेम्प्ट दिए हैं, 6 के 6 बार सर ने जो है प्रीलिम्स को भी क्लियर किया है. ओके, फिर इसके साथ हमारे साथ हैं सौरभ जैन सर. तो सौरभ जैन सर को भी 2 बार इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है. सौरभ जैन सर ने 2 बार ये एग्जाम दिया है और 2 बार जो है इंटरव्यू दिया है. ठीक है. उसके साथ है हमारे साथ सितेंद्र सर. सो सितेंद्र सर का भी काफी बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है इस फील्ड में. ही हैज बीन टीचिंग फॉर क्वाइट अ फ्यू इयर्स. सर ने भी जो है इंटरव्यू का एक्सपीरियंस किया है, प्लस सर काफी कई रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस उससे एसोसिएटेड हैं. ठीक है. और लास्टली इसमें जो है हमारे साथ है सुमन सर. ठीक है. सुमन सर भी हमारे प्लेटफॉर्म पे आपने सुमन सर के अगर वीडियोस देखे ही होंगे. सुमन सर को भी इस एग्जाम का काफी वास्ट एक्सपीरियंस है एंड ही हैज बीन गाइडिंग स्टूडेंट्स फॉर मोर देन हाफ अ डिकेड. एंड लास्टली माई सेल्फ सिद्धार्थ कुमार. सो आई एम फैकल्टी एंड मेंटर एट प्रेप IAS and I have also experience of the interview in this examination. And again, अगर आप लोगों ने हमारा चैनल देखा होगा तो you must have seen my videos, right, and have been guiding aspirants for quite a few years. and कुछ लोग सक्सेसफुल भी हुए हैं, काफी लोग सक्सेस भी हुए हैं. एंड वी होप कि यहाँ इस सेशन के थ्रू भी we give you something and we tell you about our course. हमारे कोर्स के बारे में बताएंगे कि कैसे exactly वो आपको हर एक जो पॉइंट होता है, पेन पॉइंट होता है एक एस्पिरेंट का, जहाँ पे एस्पिरेंट स्ट्रगल करता है, तो वहां पे कैसे वो आपको हेल्प करेगा उनको ओवरकम करने में और अपने फाइनल गोल को रीच करने में. नाउ सबसे पहला एस्पेक्ट जिसके ऊपर सचिन जैन सर वुड बी टेकिंग अप दिस टॉकिंग अबाउट इज द गाइडेंस, द नीड ऑफ द गाइडेंस इन दिस एग्जाम. और आप सबने देखा होगा एक तरफ कुछ बच्चे होते हैं जो 2-3 साल लगे रहते हैं, प्रीलिम्स नहीं निकलता, और एक तरफ कुछ बच्चे होते हैं जो मे बी फर्स्ट अटेम्प्ट में टॉप कर लेते हैं या बार बार इस एग्जाम को निकाल पाते हैं. So the point is about guidance. So sir, please, I would ask you to take over the session. Thank you so much, Siddharth sir, and good morning, everyone. Am I audible to everyone? Am I audible to everyone? Yes, sir, you are audible. Okay. Very good morning to all of you. As Siddharth sir also told, first of all, though you all are available here on Sunday morning, so it shows that you are sincere, you are committed to this preparation. आज मैं आप लोगों को यूपीएससी जर्नी के बारे में, कि कैसे यूपीएससी की जर्नी, कुछ लोग हैं जो बहुत इजीली फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल देते हैं एट द एज ऑफ 21, और कुछ लोग हैं जो बार बार रिपीटेड अटेम्प्ट्स देने के बाद भी नहीं निकाल पाते हैं. ऐसा नहीं है कि वो लोग जो लोग नहीं निकाल पाते हैं उन लोगों की नॉलेज में कुछ कमी है या फिर वो लोग कम इंटेलिजेंट है. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कई बार हम लोग साइकोलॉजिकली या तो इस एग्जाम को बहुत टफ मानते हैं, या साइकोलॉजिकली वी आर एनग्रोस्ड इन some questions which are in fact beyond our own control. ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? सबसे पहले तो when you start your journey, तो sometimes तो some students themselves are confused कि whether UPSC is worth doing or not. तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि यूपीएससी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए. मैं आपको प्रिसाइजली अगर बताता हूँ कि अगर इस देश के सबसे टॉप कॉलेज के बच्चे, अगर इस देश के IIT और IIM के स्टूडेंट्स, एम्स के स्टूडेंट्स 1-1 करोड़ की नौकरियां छोड़ के अगर सिविल सर्विसेज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो यू शुड रिमूव योर ऑल डाउट्स अबाउट दिस प्रिपरेशन, कि अगर आप इस चीज की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू शुड फील हैप्पी कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द बेस्ट थिंग. तो फर्स्ट थिंग इज व्हाई यू आर प्रिपेयरिंग, तो यू शुड बी क्लियर अबाउट इट कि दिस एग्जाम इज रियली वर्थ इट, जितने भी आप एफर्ट लगाते हैं.
अब जो सेकंड क्वेश्चन आता है, अगर आपने सोच लिया है कि तैयारी करनी है, ये बेस्ट चीज तो है ये अनडाउटेडली, लेकिन अगर आपने सोच लिया तैयारी करनी है, तब आप में से कुछ लोग कॉलेज में होंगे, आप में से कुछ लोग जॉब में होंगे, और आप में से कुछ लोग सिर्फ सोचते रहते हैं कि वी विल प्रिपेयर, और आपके माइंड में ये रहता है कि हम 1 साल बाद शुरू करेंगे, 6 महीने बाद शुरू करेंगे। अगर आपके माइंड में क्वेश्चन है व्हेन टू स्टार्ट, तो जब आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको करना है, तब आपको इमीडिएटली स्टार्ट करना चाहिए। देखिए, जिन लोगों ने ये बात डिसाइड कर ली है कि उनको यूपीएससी करना है, उनको फिर वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि दिस एग्जाम इज लिटिल लेंथी एंड दिस एग्जाम टेक्स सम टाइम। तो जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे, उतनी जल्दी आप अर्ली एडवांटेज लेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है, फर्स्ट थिंग, व्हाई आईएएस इज द बेस्ट थिंग, व्हेन टू स्टार्ट, इमीडिएटली इफ यू हैव डिसाइडेड अबाउट इट। अब थर्ड चीज आती है कि व्हाई सम पीपल फाइंड इट इजी एंड व्हाई सम पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट। देखो, हर बार हर साल जो रिजल्ट आता है, इनफैक्ट आज या कल भी रिजल्ट आएगा, और आप उसमें भी देखेंगे टॉप 10 में, every year you notice that in top 10 some people come from first attempt, some people come from sixth attempt. ऐसा क्यों होता है? And some people are not able to clear this exam even after 6 attempts. तो simple point है कि sometimes this exam does not require only knowledge. This exam requires proper direction, proper guidelines, proper writing skills, जो कि कई बार कुछ लोग जो विदाउट गाइडेंस और विदाउट डायरेक्शन के अपने हिसाब से करते रहते हैं। अब अगर आप लोग अपने हिसाब से कुछ पढ़ रहे हो, आप लोगों ने अपने हिसाब से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी कुछ भी पढ़ा, but if you don't know the writing style, if you don't know the exam pattern exactly, if you don't know how to write fast in the exam and what exactly is the requirement of UPSC, तब unnecessarily, हो सकता है आपने मेहनत बहुत की है, हो सकता है you have read multiple books, हो सकता है you have given lots of efforts, लेकिन those efforts may not yield the desired result. तो पॉइंट ये है कि आपको, जब आपने सोच लिया है कि हमें तैयारी शुरू करनी है, तब मुझे लगता है कि यू शुड टेक वन बेटर गाइडेंस। एंड व्हाट डू आई मीन बाय बेटर गाइडेंस? वो लोग जिन्होंने उस एग्जाम को निकाला है, या जिन्होंने उस एग्जाम को दिया है, और जो उस एग्जाम को या तो निकाला है या फिर इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, डेफिनेटली वो लोग आपको क्यों अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं। आप खुद सोचिए कि मैं ये बात कई बार बोलता हूँ कि किसी फैमिली में अगर पेरेंट्स ब्यूरोक्रेट है या ब्रदर और सिस्टर ब्यूरोक्रेट है, तो दे क्लियर दिस एग्जाम इजीली, रिलेटिवली इजीली। क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल, तो साइकोलॉजिकली ऑल्सो दे आर मोर कॉन्फिडेंट। आप लोगों को कई बार लगता होगा यूपीएससी बहुत डिफिकल्ट है, यूपीएससी में एलीट लोग जाते हैं, मॉडर्नाइज लोग जाते हैं, अर्बन लोग जाते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग लोग जाते हैं, ये आपको लगता है। बट वंस यू रीच टू लबासना, देन यू कम टू नो द रियलिटी कि यूपीएससी में तो 80% लोग, बहुत ही एवरेज लोग जाते हैं, हिंदी मीडियम के भी जाते हैं, इनफैक्ट डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग जाते हैं। इसका मतलब है, इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने कुछ नोशंस बना रखी हैं, और उन नोशंस की वजह से वी आर नॉट एबल टू प्रिपेयर प्रॉपर्ली। लेकिन इफ वी रिमूव ऑल दीज प्री कंसीव्ड नोशंस एंड इफ वी प्रिपेयर, एक बार आप याद रखिए कि दिस एग्जाम इज द मोस्ट फेयर एग्जाम। और अगर आप लोगों ने इस एग्जाम को सिंसियरली 1 ईयर दिया, और अगर आप लोगों ने इस एग्जाम को अच्छी गाइडेंस में तैयार किया, तो मैक्सिमम 1 to 2 years में you can easily crack this exam like any other person is doing. और मैं तो अभी बोल रहा हूँ कि tomorrow also result will come, tomorrow also you will notice कि many people from other rural background or very humble background people clear this exam every year. इसका मतलब है कि इस एग्जाम की तैयारी का जो सबसे पहला फाउंडेशन है, वो है साइकोलॉजिकल फाउंडेशन। You should not have any doubt कि this exam is difficult, this exam is biased, और this exam is unreachable. अगर आपने इस एग्जाम को साइकोलॉजिकली जीत लिया, तो फिर ये जो रियलिटी में जीतना है वो बहुत आसान हो जाएगा, और 1 या 2 साल के अंदर हो जाएगा। और एक चीज और मैं बोलता हूँ, इवन इफ यू क्लियर दिस एग्जाम इन 2 years or 3 years, देन ऑल्सो इट इज कम्प्लीटली वर्थ इट। मैंने अपने वेबिनार की स्टार्टिंग में बोला था कि इस एग्जाम को निकालने के लिए आईआईटी और आईएम के लोग, एम्स के लोग 1-1 करोड़ की नौकरी छोड़ते हैं। तो अगर आप लोग किसी जॉब में हैं, अगर आप लोग किसी कॉलेज में हैं, अगर आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन है कि मैं जॉब छोड़ूं या नहीं छोड़ूं, जॉब के साथ करना है नहीं करना है, अगर आपको लगता है कि क्या वर्थ होगा, 2 साल तैयारी की और सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, आपके दिमाग में ये सारे डाउट्स होंगे। लेकिन आई कैन जस्ट टेल यू वन थिंग कि इफ यू गिव सिंसियरली 2 years टू दिस प्रिपरेशन, तो आई कंप्लीटली फील, जेन्युइनली फील दैट दिस एग्जाम इज रियली अचीवेबल बाय एवरीवन। तो आपको सबसे पहले तो सेल्फ डाउट को आपको रिमूव करना है। इनफैक्ट अगर यहाँ पे अगर टीम अच्छी है, फॉर एग्जाम्पल आई माई सेल्फ विल बी टीचिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसा क्यों होता है? जैसे मैंने पहले बोला कि अगर किसी फैमिली से कोई बड़ा भाई या बड़ी बहन सेलेक्ट होती है, एंड एवरी ईयर यूपीएससी गिव्स दिस काइंड ऑफ रिजल्ट्स,
कि अगर किसी फैमिली से कुछ लोग सिलेक्ट होते हैं तो बार बार होते हैं, इसका मतलब है दे मे नॉट बी वेरी इंटेलिजेंट बट दे गॉट टू नो द रियलिटी, दे गॉट टू नो द स्ट्रेटजी। और हर एग्जाम की एक स्ट्रेटजी होती है। अब आप अगर विदाउट डायरेक्शन सिर्फ पढ़ते जा रहे हो तो तो इस पूरे इंडिया में हिस्ट्री जानने वाले लोग, पॉलिटी जानने वाले लोग, ज्योग्राफी जानने वाले लोग बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो 21 की एज में कुछ बहुत ही लिमिटेड नॉलेज के साथ एग्जाम को निकालते हैं। आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि दिस एग्जाम रिक्वायर्स स्ट्रेटेजी एंड डायरेक्शन, दिस एग्जाम डज नॉट रिक्वायर नॉलेज ओनली। अगर आपने ये बात क्लियर कर ली, दूसरी चीज अगर आपने ये बात क्लियर कर ली, आपको नेगेटिव चीजें नहीं देखनी है, आपको पॉजिटिव देखना है। कैसे पॉजिटिव? इस एग्जाम में जो लोग एवरेज हैं, इस एग्जाम में जिन लोगों ने बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड के साथ क्लियर किया है, आप उनको याद कीजिए, आप उनको इमेजिन कीजिए कि अगर उन्होंने किसी नॉर्मल कॉलेज के बैकग्राउंड से, नॉर्मल कम्युनिकेशन स्किल के साथ, नॉर्मल राइटिंग स्किल्स के साथ, नॉर्मल नॉलेज के साथ अगर पहले अटेम्प्ट में 21 साल की एज में निकाला है, तो यू कैन ऑल्सो क्लियर। तो मुझे लगता है कि यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम इन थिंकिंग विच थिंग्स आर नॉट इन योर कंट्रोल। तो आपको शुरू जल्दी करना चाहिए, लिमिटेड बुक्स पढ़नी चाहिए। अब आप हर टॉपर यही बोलता है, लिमिटेड बुक्स पढ़नी चाहिए, रिवीजन करना चाहिए। मैं पर्सनली काफी स्टूडेंट्स को जानता हूँ, हर स्टूडेंट लॉजिकली सोचता है कि व्हाई शुड आई वेस्ट माय टाइम इन रीडिंग द सेम बुक। तो हर स्टूडेंट सोचता है कि टू क्लियर दिस एग्जाम आई शुड रीड द मल्टीपल बुक्स। लेकिन पॉइंट ये है, अगर आप एक ही बुक को 3 या 4 बार पढ़ोगे तभी इस एग्जाम को क्लियर करोगे। और ये बात मैं नहीं, ये बात इस एग्जाम का हर टॉपर बोलता है। तो अगर आप लोग वेबिनार सुनते हैं, अगर आप लोग टॉपर्स को सुनते हैं, तो आपको इस चीज को एक बार फील करके देखना है, एक बार इसको अप्लाई करके देखना है, तो आपको रिजल्ट आएगा। अब 2-3 बातें मैं और बताना चाहता हूँ उसके, कि एक तो पॉइंट ये कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए। लोगों के मन में डाउट ये है, अगर आप लोग जॉब में है या कॉलेज में है तब मिनिमम 6 आवर्स, और अगर आप फुल टाइम है तो 12 आवर्स। मुझे लगता है बिटवीन 6 to 12 आवर्स एनीवेयर अकॉर्डिंग टू योर कंफर्टेबिलिटी, लेकिन 6 आवर्स तो दिस एग्जाम रिक्वायर्स, जेन्युइनली रिक्वायर्स। तो अगर आप लोग कहीं भी हैं, और 6 आवर्स तो आप जॉब के साथ भी मैनेज कर सकते हो और कॉलेज के साथ भी इजीली, क्योंकि जो नाइट का टाइम है 8 to 12 4 घंटे, और दिन में 2 घंटे, मतलब मिनिमम 6 आवर्स। और आई ऑल्सो यूज टू प्रिपेयर विद जॉब एंड मेनी स्टूडेंट्स एवरी ईयर क्लियर दिस एग्जाम विद जॉब। तो आप अपने माइंड को अननेसेसरली कंफ्यूज मत करो कि मैं जॉब में हूं इसलिए प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है, मैं कॉलेज में हूं इसलिए प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है। हर साल यूपीएससी बहुत सारे लोग निकालते हैं विद जॉब विद कॉलेज फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो सारे अगर डाउट्स रिमूव करके उन लोगों को सोचोगे जो लोग निकालते हैं, तो आप भी निकालोगे, क्योंकि यूपीएससी बहुत ही फेयर एग्जाम है। सबसे पहली बात, जब मैं लबासना गया था तो मुझे पता लगा, लबासना में भी मैं 4 महीने रहा, एनएडीटी में भी मैं 1 साल 1.5 साल रहा, और मैंने इतने टॉपर से इंटरेक्ट किया है। माय यंगर ब्रदर इज आल्सो आईपीएस ऑफिसर। मैंने जब हर टॉपर की जर्नी को फील किया है, तो मुझे लगा जो लोग बाहर हैं उन्होंने सिर्फ स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम की है, स्ट्रैटेजी में। अदरवाइज जो लोग सेलेक्ट हुए हैं वो लोग सिंपल स्ट्रैटेजी के साथ, सिंपल बुक को, मल्टीपल रिवीजन और राइटिंग प्रैक्टिस। अब आप लोग क्या नहीं करते हो, आप लोग पढ़ते तो हो लेकिन आप रिवीजन नहीं करते हो, और आप लोग टेस्ट प्रैक्टिस नहीं करते हो। 2 चीजें। अगर आप लोग मेरी कोई एडवाइस मानना चाहते हो, जिसने 2-2 बार खुद क्लियर किया है, एवरी टाइम आई क्लियर प्रीलिम्स, तो सिर्फ 2 एडवाइस, यू शुड स्टार्ट रिवीजन एज वेल एज टेस्ट प्रैक्टिस। रिवीजन और टेस्ट प्रैक्टिस के बिना दिस एग्जाम बिकम्स रियली डिफिकल्ट। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो आई विल बी टेकिंग, तो इफ यू आर थिंकिंग अबाउट ऑप्शनल कि हाउ टू चूज ऑप्शनल, तो आई विल बी टेकिंग अनदर वेबिनार फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हर बार एग्जाम में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हर बार मार्क्स ज्यादा आए हैं, और 2 बार फाइनल सिलेक्शन हुआ है। इनफैक्ट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से लास्ट टू लास्ट ईयर भी रैंक 1 वाज आल्सो फ्रॉम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ओनली। आप लोगों को सिर्फ सारे के सारे डाउट्स को हटा के, अगर मैं यूपीएससी को मैथमेटिकली कैलकुलेट करके बताऊं, यूपीएससी में रफली अगर मैं मैक्सिमम बोलता हूं 10 सब्जेक्ट्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, एनवायरनमेंट, मैक्सिमम मान के चलो 10 सब्जेक्ट्स। 10 में भी आपको सब कुछ नहीं करना है, मैक्सिमम आपको करना है 7 सब्जेक्ट्स। 7 सब्जेक्ट्स की मैक्सिमम अगर 2 बुक्स में भी मैं लेता हूं, तो भी 14 to 15 बुक्स। अगर आप लोग सिंसियरली तैयारी करते हो और 6 to 8 आवर्स पढ़ते हो, तो 1 ईयर के अंदर आपकी सारी तैयारी हो जाएगी। लेकिन क्यों तैयारी हो नहीं पाती है? कि वी जस्ट कीप थिंकिंग एंड वी जस्ट कीप आवरसेल्फ इन डाउट। डाउट कौन सा होता है? विच कोचिंग इज बेटर, विच टीचर इज बेटर, विच बुक इज बेटर, विच ऑप्शनल इज बेटर, विच मीडियम इज बेटर, विच सिटी इज बेटर टू प्रिपेयर। अगर आप ये सब चीजें छोड़ दोगे तो हर साल आप देखोगे कि हर साल किसी भी बैकग्राउंड से और कहीं से भी लोग निकालते हैं, और आजकल तो ऑनलाइन भी सब कुछ अवेलेबल है। तो इसलिए अगर आप लोगों को बनना है, जैसे कि शमशेर ने लिखा है कि मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, ओके, तो पॉइंट ये है
जिसको भी सिविल सर्वेंट बनना है उसको उतना एफर्ट लगाना है, तो एवरी ईयर यूपीएससी गिव्स रिजल्ट, तो यू विल आल्सो गेट सिलेक्टेड इफ यू गिव सिंसियर एफर्ट्स, जो कि यूपीएससी को रिक्वायर्ड। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं वो सेशन के बाद लेंगे हम लोग, और जो भी डाउट्स हैं इनफैक्ट सेशन के बाद भी आप लोग मेल कर सकते हो, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि इफ यू आर स्टार्टिंग योर जर्नी, तो यू शुड हैव फर्स्ट ऑफ ऑल फेथ इन योरसेल्फ एंड पॉजिटिविटी अबाउट यूपीएससी, क्योंकि अननेसेसरली पॉजिटिविटी अबाउट योरसेल्फ एंड पॉजिटिविटी अबाउट यूपीएससी, दीस टू थिंग्स आर मिसिंग इन द स्टूडेंट्स। कई बार लोग खुद ही डाउट करते हैं और यूपीएससी पे भी डाउट करते हैं। तो चलो, थैंक यू सो मच। नाउ सिद्धार्थ सर विल बी टेकिंग ओवर and you can ask all your doubts, any doubt of UPSC after this session. Thank you so much. So thank you very much sir, and sir you have rightly pointed out कि कुछ चीजें होती हैं स्ट्रेटजी और गाइडेंस को लेके, राइट, कि जैसे रिवीजन, आंसर राइटिंग, और आज के सेशन में हम आपको यही बताएंगे कि कैसे ये जो चीजें सर ने आपको बताई, रिवीजन, टेस्ट प्रैक्टिस वगैरह, कैसे आपको बहुत ही सिस्टमैटिक वे में हम जो है कवर कराएंगे। और एक और पॉइंट जो सर ने भी हाईलाइट किया, सी सर वुड बी टेकिंग अप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल विद अस, एंड सी सर वुड बी पर्सनली गाइडिंग द स्टूडेंट्स। सो ऐसा आपको कहीं भी नहीं मिलता। someone who has cleared this exam 2 times, right, he would be personally mentoring and guiding you and teaching you, right? So agar aap, you know, if you are thinking about, so that is a piece of information jo aapko apne dimag mein rakhni chahiye. Now with this we come to the next aspect of the strategy and mentorship. So uske upar I would ask Saurabh sir to highlight what should be, you know, the role of mentorship and strategy in this preparation, and how exactly जो है हमारा कोर्स आपको एक जो है मेंटरशिप प्रोवाइड करता है और स्ट्रेटजी भी प्रॉपर बनाने में हेल्प करता है। So hello friends, good morning to all of you. So as explained by Sachin sir, it is very much clear that guidance is must for cracking this examination. उसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। Okay, now the question arises that in what way we will be providing you this guidance. Okay, so इन आवर फाउंडेशन कोर्स, जो हमारा फाउंडेशन कोर्स में, उसमें वो सारे फीचर्स शामिल हैं जो इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए एसेंशियल है। ऑलराइट, बट हियर आई विल टॉक अबाउट 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स जो कि हमारे कोर्स को यूनिक, प्रैक्टिकल एंड रिजल्ट ओरिएंटेड बनाता है। और वो फीचर्स हैं, वन इज मेंटरशिप एंड स्ट्रेटजी सेशंस। सो वन बाय वन इन दोनों ही एस्पेक्ट को काफी डिटेल में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि इन व्हाट वे हम लोग इन फीचर्स को आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, तो नंबर 1 इज स्ट्रेटजी सेशंस। सो फ्रेंड्स, इफ यू लिसन टू टॉपर्स टॉक जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है, यू विल फाइंड वन थिंग वेरी कॉमन। वो ये होता है कि सबके पास कोई ना कोई प्रॉपर स्ट्रेटजी होती है। एंड जैसा सचिन सर ने कहा कि वाई स्ट्रेटजी, because if you talk about UPSC, the syllabus is like an ocean. All right, so whatever is happening around you, whether it is polity, geography, history, economy, science and tech, everything is part of your syllabus. All right, and for each and every aspect of your syllabus there is n number of sources available in the market. All right, and third चीज क्या है कि you have limited time, so it becomes very challenging कि इतने कम टाइम में how to prepare the syllabus with proper revision. So that's why strategy becomes very important. All right, so here in this foundation course we will be having dedicated strategy sessions. हम लोग आपको बताएंगे कि what are the sources you should follow, किन टॉपिक्स पे आपको वेटेज ज्यादा देना है। All right, how to prepare current affairs, how to read newspaper, because if you see the trend, तो in main examination 60 to 70% syllabus जो questions आते हैं basically they are from current affairs. So this becomes very important कि how to read newspaper. All right, then how to make notes, because अगर आपके notes effective हैं and concise है तो फिर आपका quick revision होगा, and अगर quick revision होगा तो आपके chances काफी ज्यादा हो जाएंगे to crack this examination. All right, similarly how to write good answers, because this main examination is all about your answer writing skills. If someone is having limited knowledge तो उससे भी फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स काफी अच्छी हैं देन आपके मार्क्स काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगे। ऑल राइट, सो
हर एस्पेक्ट के लिए इन दिस कोर्स वी विल बी हैविंग डेडिकेटेड स्ट्रेटजी सेशन, जिसका डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रेटजी सेशंस. नाउ द सेकंड एस्पेक्ट इज मेंटरशिप सेशंस. सो फ्रेंड्स, the real objective of mentorship is basically to analyze your performance as well as your strategy at regular basis. So this regular basis is very important. Okay, देखो, as Sachin sir ने भी कहा था कि this journey is a long journey. If you are cracking this examination in your very first attempt, then also आपको 2 years की प्रिपरेशन करनी पड़ती है. ऑलराइट, फर्स्ट ईयर आपका प्रिपरेशन एंड 1 year का यूपीएससी साइकिल होता है. सो समटाइम्स इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेन कंसिस्टेंट थ्रू आउट द प्रिपरेशन. तो मिस्टेक्स होती हैं जो कि नेचुरल हैं, इवन टॉपर्स भी मिस्टेक्स करते हैं. बट द थिंग इज, आर यू एबल टू आइडेंटिफाई दोज मिस्टेक्स? ठीक है, क्या आप उनको आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? क्या उनको करेक्ट कर पा रहे हो क्या? तो यहाँ पे मेंटरशिप बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, मेंटरशिप का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी हार्डवर्क आप कर रहे हैं, क्या वो राइट डायरेक्शन में है क्या? ऑलराइट, तो अब क्वेश्चन आता है कि हु विल बी योर मेंटर्स. तो देखो, इन दिस फाउंडेशन कोर्स जो फैकल्टी है वो आपकी मेंटर होगी. एंड हमारी फैकल्टी इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टी है एंड दे नो वेरी वेल व्हाट इज द इमर्जिंग डिमांड ऑफ दिस एग्जामिनेशन. ओके, सो वो काफी अच्छे से आपको गाइड करेंगे. ऑलराइट, आपकी मिस्टेक्स को आपको बताएंगे. मतलब कोई बताने वाला होना चाहिए. भाई हार्डवर्क तो सभी लोग करते हैं, बट क्या कोई बताने वाला है कि आपकी मिस्टेक्स कौन सी हैं ताकि आप करेक्ट कर सको? ऑलराइट, इसके अलावा मेंटरशिप किस तरह से होगी? ऑलराइट, तो इसके लिए वी हैव वन मैकेनिज्म, दैट इज स्टूडेंट प्रोग्रेस ट्रैकर. ऑलराइट, सो इन मेंटरशिप कॉल्स हमारे मेंटर्स आपको मंथली टारगेट्स और उसको ब्रेक करेंगे इन डेली टारगेट्स. ओके, सो ऑन डेली बेसिस यू हैव टू अपडेट योर परफॉर्मेंस. जो डेली टारगेट्स हमने आपको दिए हैं, तो उनको आपको प्रिपेयर करना है, उसको अपडेट करना है एंड बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस, ठीक है, हमारे मेंटर्स आपको गाइड करेंगे. एंड द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, वो ऑब्जेक्टिव ये है कि जो आपकी प्रिपरेशन है दैट शुड बी अलाइंड विद डिमांड ऑफ यूपीएससी. एंड फ्रेंड्स, बिलीव मी, अगर आप ऐसा कर पाते हैं, देन आपकी प्रिपरेशन काफी स्मूथ हो जाएगी. ऑलराइट, तो इसीलिए मेंटरशिप एंड स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. एंड these two features, they are the USP of our foundation course. All right, so Siddharth sir, this is all about mentorship and strategy session. तो आई थिंक सौरभ सर ने राइटली पॉइंट आउट किया. सी देखो, कई बार हमें स्ट्रेटजी में लगता है कि बस 1-2 चीजें जानी होती है, बट एक रेगुलर बेसिस पे बहुत ही, जब आप प्रिपेयर करोगे, बहुत माइनर चीज होती है. तो कोई ना कोई आपको होना चाहिए जो रेगुलर बेसिस पे आपका कोर्स करेक्शन कराते रहे, आपको बताते रहे कि ओके आप ऐसे कर रहे हो, ये गलती है, आप इसको ऐसे सुधार सकते हो, यू कैन डू दीज थिंग्स. और इसी के लिए जो एक बहुत ही यूनिक चीज है हमारे कोर्स में, जो सर ने बोला, स्टूडेंट प्रोग्रेस ट्रैकर. सी किसी भी इंस्टीट्यूट कहीं भी ये नहीं होता जहाँ पे आपका पूरा ट्रैक रहेगा दिन भर आप क्या कर रहे हो डे बाय डे. क्योंकि देखो, एक चीज है कि जब आपका खुद का ट्रैक रहेगा तो आपको पता रहेगा कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो. ओके, साथ में मान लो कहीं पे आप अटक गए तो मेंटर्स कैन ऑलवेज हेल्प यू. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जैसा सौरभ सर ने बोला कि इसका सिलेबस बहुत ज्यादा वाइड है, वास्ट है यूपीएससी का. राइट, सो यही एस्पेक्ट को जो है डील करने के लिए वी इंश्योर कॉम्प्रिहेंसिव और सिस्टमेटिक कवरेज. सो हमारे कोर्स में हमने इस तरीके से मॉड्यूल्स डिजाइन किए हैं कि वो आपका कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज इंश्योर करेंगे, वो भी सिस्टमेटिक वे में. सी अभी कोई मुझसे डाउट भी मैंने देखा यहाँ चैट में आया, एंड आई नो बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं. डोंट वरी, हम सारे डाउट्स लेंगे. ठीक है, आपके सारे डाउट्स लेंगे. तो एक चैट में आया था कि पढ़ना कहाँ से स्टार्ट करें. सी पढ़ना जो है आपको बेसिक से स्टार्ट करना होता है. ओके, और हमारे कोर्स में हमने ये इंश्योर किया है कि मान लो आपका कोई एक सब्जेक्ट हमने जब शुरू करवाया, तो ऐसा नहीं है कि कई बार स्टूडेंट्स को क्या होता है कि एनसीईआरटी भी अलग से पढ़ रहे हैं, कुछ और चैप्टर एनसीईआरटी में, मान लो इकोनॉमिक्स के एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, इधर सब्जेक्ट ज्योग्राफी चल रहा है. राइट, सो कई बार ये मिसमैच होता है. राइट, तो इसमें हमने ये इंश्योर किया है कि आपको बहुत ही सिस्टमेटिक वे में क्लासेस में पूरा बेसिक्स जो आपके एनसीईआरटी से होंगी तो आपको बताते जाएंगे कि साथ में ये एनसीईआरटी पढ़ो, वो चीज आपको क्लास में भी बताएंगे हम. फिर बाद में बेसिक्स करके फिर वो जो है आपका एडवांस जो है पोर्शन पे जाएंगे. क्योंकि इस एग्जाम में फाउंडेशंस और बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपके बेसिक फंडा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए इस एग्जाम में, ट्रस्ट मी, आपके लिए एग्जाम का प्रोसेस बहुत इजी हो जाएगा. बट अगर शुरुआत में आपके बेसिक्स क्लियर नहीं हुए
तो ये एग्जाम का प्रोसेस बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। तो इन दिस कोर्स वी इंश्योर कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज इन द सेंस कि आपका एकदम हर सब्जेक्ट का प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए फ्रॉम बेसिक टू एडवांस जो है कवरेज करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है वो है करंट अफेयर्स। ठीक है, तो करंट अफेयर्स में जैसा सौरभ सर ने भी कहा कि काफी पोर्शन चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, काफी पोर्शन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपका आता है, राइट। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट और वाइटल एस्पेक्ट है। तो उसके लिए हमने डेडिकेटेड क्लासेस रखी हैं। हर सैटरडे आपका पूरा वीकली करंट अफेयर्स कवर होगा एवरी सैटरडे। ओके, फिर उसके आपको वीकली नोट्स मिलेंगे, राइट, और फिर उसके बाद जो है आपको मंथली मैगजीन भी मिलेगी। सो देखो इस तरीके से हम इंश्योर क्या कर रहे हैं, देखो डेली बेसिस पे तो आप न्यूज़पेपर पढ़ते ही, ठीक है, फिर वीकली बेसिस पे आपका उसका एक बार रिवीजन हो जाएगा, जो सारा आपने पढ़ा उसका जो है कॉम्प्रिहेंसिव, फिर मंथली भी कंपाइलेशन मिलेगा। क्योंकि कई बार एस्पिरेंट्स करंट अफेयर्स करते करते क्या है कि वो बस डेली पढ़ते रहते हैं, फिर वो बाद में, और हमने पर्सनली बच्चों को गाइड किया है, हमने देखा है कि उनको ये प्रॉब्लम्स आती हैं, राइट, कि वो अभी डेली करते हैं न्यूज़पेपर में, उन्हें लगता है कि हाँ अभी न्यूज़पेपर पढ़ लिया हो गया, बट बाद में जाके उनको जो है 6-7 महीना बाद उनको रिवाइज नहीं करते ना कुछ, जो है उसमें चेन जो मतलब चेन ब्रेक हो जाती है, तो बाद में जाके सोचते हैं कि हम पढ़ें, फिर वो मैगजीन्स उठाते हैं, वो बड़ी ही बल्कि लगती है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो इसलिए एक सिस्टमेटिक वे में हमने करंट अफेयर्स का भी कवरेज आपका रखा है, राइट। एंड अगेन इसके साथ साथ जो क्लासेस होंगी, सी क्लासेस आर डिजाइंड इन सच अ वे कि 8 PM to 11 PM रखा है, ताकि आपके पास पूरा दिन आपकी खुद की सेल्फ स्टडी करने को, चाहे आप वर्किंग हो नॉन वर्किंग हो, दिस इज द आइडियल टाइम। क्योंकि कई बार क्या होता है, दूसरी जगह हमने देखा है, स्टूडेंट्स के साथ हम बात करते हैं, आई हैव पर्सनली टॉक टू एस्पिरेंट्स, वो कहते हैं कि सर क्लास मेरी दोपहर में 2 बजे होती है, 2 से 4, मेरा 1 घंटा पहले जाता है, 1-2 घंटा बाद में जाता है। सो टू इंश्योर दैट, देखो ऑनलाइन का फायदा ये है, ट्रैवलिंग वगैरह ये सब तो आपका टाइम जाता ही नहीं, प्लस टू इंश्योर कि आपको दिन में बीच का आपका टाइम ब्लॉक ना हो और पूरा आपका दिन आपको अवेलेबल रहे, राइट। क्योंकि सी जब आपका फ्रेश माइंड है तो सेल्फ स्टडी करो, राइट, क्योंकि तब आपको ज्यादा दिमाग लगाएंगे। बट जब आपको एक एक्सपर्ट फैकल्टी जो है अगर क्लास में समझा रहा होगा, तो यू वोंट बी नीडिंग दैट मच ऑफ योर मेंटल एनर्जी। दैट्स व्हाई 8 PM to 11 PM क्लासेस की टाइमिंग्स है, ताकि आपके लिए सी एस्पिरेंट सेंट्रिक है ये, ताकि आपको जो है अपनी सारी चीजें जो है आप दिन भर कर सको और फिर क्लासेस कर सको। क्लासेस करने के बाद इट इज वेरी मच नेचुरल कि आपको डाउट्स आएंगे। हमने बहुत सारे अलग अलग प्रोविजंस रख रखे हैं डाउट्स के लिए। आप चाहे तो डाउट्स के लिए मेल कर सकते हो, हर क्लास के बाद एक गूगल डाउट फॉर्म आता है, आप वो भर दो, वो फैकल्टी क्लास में डिस्कस करेगी। क्लासेस में भी स्पेसिफिक 15 to 20 मिनट्स हैं जहां डिस्कस किए जाएंगे। तो आपके पास 3-4 तरीके हैं जिससे आप डाउट पूछ सकते हो। लाइव डाउट पूछ सकते हो, मान लो चलो आपने क्लास हो गई, बाद में आपको पढ़ते वक्त कोई डाउट आए तो क्या करोगे, तो फिर आप जो है डाउट फॉर्म देते हैं हम एक, जो आप भर दो ताकि फैकल्टी नेक्स्ट टाइम उसको टेकअप कर लेगा। या फिर मान लो वो भी नहीं कर पाए, अब आप पढ़ रहे हो, पीछे का कोई डाउट आपको आए, तो एक डेडिकेटेड मेल आईडी आपको कि यार इस पे आप अपना डाउट डाल दो, हम रिजॉल्व करें। तो हर तरीके से आपके डाउट्स जो है रिजॉल्व होंगे, राइट। एंड सी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुछ भी पढ़ते हो, सी यूपीएससी भी क्वेश्चन ऐसी जगह पर पूछता है जहां पे बच्चों को डाउट्स आते हैं, राइट। सो रिजॉल्विंग डाउट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टमेटिक कवरेज रहेगा आपके सिलेबस का, विच विल, अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे विद आवर गाइडेंस, विच विल इंश्योर दैट यू विल बी एबल टू क्लियर दिस एग्जाम। नाउ इसका अगला एस्पेक्ट जो सचिन सर ने बिगनिंग में भी कहा था कि मॉक टेस्ट लगाना, राइट। सो आप सबको पता है मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी के ऊपर सितेंद्र सर बताएंगे कि कैसे हमारा कोर्स इंश्योर करता है कि जो भी आप पढ़ो उसका एक रेगुलर वे में आपका जो है मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस और इवैल्यूएशन। तो सितेंद्र सर प्लीज टेक ओवर द सेशन। हेलो एवरीवन, माय नेम सितेंद्र चौधरी, और हम लोग डेली न्यूज पर एनालिसिस भी करते हैं और बाकी सारी चीजें, जैसे कि सर ने बताया, उससे पहले सचिन सर ने बताया। देखो गाइडेंस की इंपॉर्टेंस, देखो हम लोग ना किसी स्पोर्ट्स पर्सन का एग्जांपल दे, जैसे सचिन का एग्जांपल ले सकते हैं, विराट कोहली का एग्जांपल ले सकते हैं, किसी का भी ले सकते हैं। वो बहुत हार्ड वर्किंग है और अपने फील्ड में सबसे बेस्ट हैं। उसके बावजूद भी वो अपनी एनर्जी को कैसे चैनलाइज कर सकते हैं उस प्रॉपर वे में, ताकि वो एक एंड रिजल्ट बहुत अच्छा लेके आ सके। उसके लिए हमेशा गाइड की हमें रिक्वायरमेंट होती है। सचिन सर ने भी कहा, सिद्धार्थ सर ने भी कहा कि देखिए आप कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी पढ़ लीजिए, अगर कोई गाइड आपके पास नहीं है जो आपको सही रास्ता दिखाए, आपकी एनर्जी को चैनलाइज करे प्रॉपर वे में, तब तक जो है आप एंड रिजल्ट में वो प्रॉपर डिजायर्ड रिजल्ट नहीं लेके आ पाते हैं। अब बात यह है कि मेहनत हम लोगों ने खूब कर लिया, हमें यूपीएससी का सिलेबस भी पता है, हम लोगों ने कवर कर लिया, रिसोर्सेज हमारे पास हैं, हमारे पास समय भी, हम लोग समय भी दे रहे हैं। लेकिन अगर हम अपनी परफॉर्मेंस को चेक नहीं कर पा रहे हैं टाइम टू टाइम कि कितना मैंने इंप्रूव किया, कहां पे मेरी वीकनेस है, कितना मुझे और इंप्रूव करना है,
तब तक जो है हम सही रास्ते पे नहीं जा सकते। तो सिर्फ पढ़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ने के साथ साथ अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं हमारे फील्ड ऐसे हो सकते हैं जहां पे हमें काफी स्ट्रेंथ होती है, कहीं पे हमारी वीकनेस होती है, कुछ चीजें हमें नई सीखनी होती हैं, कुछ चीजों में वो ऑलरेडी काफी अच्छे से हमें आ रहा होता है। तो गाइडेंस के साथ साथ अगर प्रेफरेंस अपने परफॉर्मेंस को हम लोग प्रॉपर तरीके से ट्रैक नहीं करेंगे तो हम लोग भटक सकते हैं। और हमारे साथ यहाँ पे हम लोगों ने बहुत ज्यादा फोकस किया है कि आपकी परफॉर्मेंस को हम लोग लगातार गाइड करें, उसको ट्रैक करें, ताकि आपको बता सकें, आप खुद भी इवैल्यूएट कर सकते हो कि हाँ जो मैं अगर मैं तैयारी कर रहा हूं या कर रही हूं तो वो सही रास्ते पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। देखिए, इसके लिए हम लोगों ने बहुत ही एक कॉम्प्रिहेंसिव और एक अच्छे से एक पूरा हम लोगों ने बनाया परफॉर्मा। यहाँ पे डेली आप पढ़ते हो, डेली आप जो भी पढ़ते हो आप उसका क्विज लगाइए। क्विज लगाने से आपको यह पता चलेगा जो मैंने आज पढ़ा है। देखिए होता क्या है ना, टॉपिक पढ़ने एक अलग बात होती है, उस टॉपिक से जब आप क्वेश्चंस लगाते हो, आपने मान लो आज प्रेसिडेंट पढ़ा, प्रेसिडेंट से अगर आपने 10 क्वेश्चन लगा लिए और आप उसमें से हैंडल उनको कर पाए, आपकी रिटेनिंग पावर जो है कई टाइम्स गुना बढ़ जाती है। तो आप डेली पढ़िए, आप डेली क्विज लगाइए, परफॉर्मेंस चेक कीजिए। आप वीकली पढ़िए, आपका वीकली टारगेट भी होगा। अब आइए प्लेटफॉर्म के ऊपर आइए, वीकली क्विज लगाइए, उससे आपको पता चलेगा कि हाँ डेली आपने ऐसा परफॉर्म किया था, वीकली आपने ऐसा परफॉर्म किया था। उसके अलावा अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो टेस्ट सीरीज देखिए, सुबह जो है सचिन सर ने भी पहले बोला था, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, हम पढ़ लेते हैं, हम टाइम भी अलॉट कर देते हैं, क्योंकि जब इस प्रोसेस में आते हैं तो हम लोग मेंटली प्रिपेयर होकर आते हैं, मेहनत हमें खूब करना है और मेहनत करना भी है। लेकिन उस मेहनत के साथ साथ कमी कहां पे रह जाती है मोस्टली बच्चों की, हम लोग प्रैक्टिस पे फोकस नहीं करते हैं, हम सिर्फ पढ़ने पे फोकस करते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में मेंटल सेटअप बना होता है कि कंटेंट ही सब कुछ है। पढ़ना और नॉलेज गेन करना ही सब कुछ नहीं है, उस नॉलेज को आपने बैठ के एग्जाम के माहौल में उसको प्रेजेंट भी करना है, उसको परफॉर्मेंस भी करना है। तो आप नेट प्रैक्टिस जितना मर्जी कर लीजिए, जब तक ग्राउंड के ऊपर नहीं आओगे तब तक वो कोई मैटर नहीं करता होता, क्योंकि रिजल्ट तो आपको वहां पे देना है ना। तो आप क्या करिए, डेली टेस्ट लगाइए, क्विज लगाइए, वीकली क्विज लगाइए। कोर्स ज्वाइन करते हो तो आपको प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज दे रहे हैं हम लोग, 32 टेस्ट, हाई क्वालिटी टेस्ट विद वेरी गुड एक्सप्लेनेशन, और फिर फैकल्टी भी आपके साथ उसकी डिस्कशन करती है। आप मेंस का 26 टेस्ट हम लोगों ने मेंस के यहाँ पे रख रखे हैं। जो भी आपने पढ़ा है, कोई भी टॉपिक तैयार किया है, आप उसके ऊपर क्वेश्चन लिखिए अपनी। देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि लोग, कई बार आपने ऐसा देखोगा, प्रीलिम्स भी बहुत बार क्लियर कर लेते हैं लेकिन मेंस क्लियर नहीं हो पाता है। आप उन लोगों से बात करोगे ना, लगेगा इनको तो बहुत नॉलेज है, लेकिन यार इनका मेंस क्यों नहीं क्लियर हो पा रहा है। यही रीजन है कि आंसर राइटिंग पे प्रैक्टिस नहीं करते। हमारे मन के अंदर ना एक अजीब सी रिस्ट्रेन रहता है कि आंसर नहीं लिखने का। पढ़ लेंगे 6-7 घंटे 10 घंटे भी लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन एक भी आंसर नहीं लिखते हैं। तो जब तक आप उस नॉलेज को पेपर के ऊपर नहीं प्रेजेंट करोगे ना, तब तक रिजल्ट आने वाला नहीं है। होता क्या, जब हम टॉपिक पढ़ते हैं तो हम लोगों ने जो है 500 वर्ड का 1000 वर्ड का एक टॉपिक पढ़ा, लेकिन उसी टॉपिक में से आपको 150 वर्ड में कैसे लिखना है, वो तो आप तभी जान पाओगे जब आप आंसर लिखोगे उसका, कैसे उसका इंट्रोडक्शन लिखना है, कैसे कंक्लूजन लिखना है, उससे कॉन्टेक्स्ट को कैसे देखना है, कहां पे डायग्राम बनाने हैं, किस तरह से वर्ड लिमिट को मैनेज करना है, किस तरह से फास्ट आंसर लिखना है विद गुड क्वालिटी। ये सारी चीजें तभी आएंगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। इसीलिए हम लोगों ने प्रैक्टिस के ऊपर बहुत फोकस किया। आप डेली प्रैक्टिस कीजिए, वीकली प्रैक्टिस कीजिए, 32 प्रीलिम्स के टेस्ट लगाइए विद वेरी गुड एक्सप्लेनेशन, और 26 टेस्ट जो है वो मेंस के हैं, साथ में 4 टेस्ट हम लोगों ने एस्से की भी रख रखे हैं। बहुत बार क्या होता है ना, जब तैयारी करते हैं लोग एस्से को इग्नोर कर देते हैं, भैया 250 वर्ड्स का है। एस्से आपकी सिलेक्शन में बहुत डिफरेंस लेके आ सकता है, तो एस्से को भी हम लोगों ने काफी यहाँ पे प्रेफरेंस दिया है, और 4 टेस्ट हम लोगों ने एस्से के रखे हैं। उसके अलावा 15 दिन के बाद भी हर फोर्टनाइटली जो है आप अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हो। तो मतलब घूम फिर के सारी बात वही आ जाती है, सिर्फ कंटेंट के पीछे मत भागिए। कंटेंट के लिए तो ऑलरेडी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, और रिसोर्सेज सबके पास हैं। वही सेम रिसोर्सेज जो है थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, फिर भी कुछ लोगों का ही सिलेक्शन क्यों हो पाता है। सेम एनसीईआरटी है, सेम स्टैंडर्ड नोट्स हैं, सब कुछ वहीं से तैयारी होती है। फर्क सिर्फ आपकी स्ट्रेटेजी में होता है, फर्क सिर्फ आपकी गाइडेंस में होता है। कुछ लोग रेगुलरली टेस्ट लगाते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, कुछ लोगों के पास प्रॉपर गाइडेंस होती है जो उनको हर स्टेप पे बता सकते हैं कि आपको ये चीज ऐसे करनी चाहिए थी, ये नहीं करनी चाहिए थी। फर्क सिर्फ गाइडेंस का और आपकी परफॉर्मेंस की ट्रैकिंग का होता है। अगर आप ये चीज कर लेते हो ना, मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपका खुद के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना कि हाँ अब मैं इस एग्जाम को क्रैक कर सकता हूँ। और जैसे सचिन सर ने भी शुरू में बोला था, सबसे बड़ी दिक्कत सिलेक्शन नहीं हो पाती है, वो होता है सेल्फ डाउट।
और सेल्फ डाउट तब आता है क्योंकि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अरे पता तो जब चलेगा जब आपके साथ में जो है 1000 बच्चा बैठ के वही आंसर लिख रहा होगा, और आप एक स्टैंडर्ड तरीके से जब आपका इवैल्यूएशन होगा कि ये चीज आपने गलत लिखी है, ये सही लिखी है। इसीलिए प्रीलिम्स और मेंस एसए कोचिंग ज्वाइन करना नहीं करना वो आपका एक अलग रीजन हो सकता है, लेकिन जब आप इस एग्जाम की तैयारी के लिए अपने मन बनाया है तो स्टार्ट राइटिंग आंसर्स, स्टार्ट सोल्विंग क्वेश्चंस। ये एक मास्टर की है, इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन नहीं है। वी नो वेरी वेल, अगर आप यहाँ पे आए हो संडे को तो आप हार्ड वर्किंग तो हो ही, क्योंकि आपने जब मन बना लिया है आप इसमें आना चाहते हो, तो अभी डाउट मत रखें मन में, आऊं कि ना आऊं, कितना पढ़ना पड़ेगा नहीं पढ़ना पड़ेगा, कितने % सिलेक्शन होता है, मेरा तो हिंदी बैकग्राउंड है, मैं तो रूरल बैकग्राउंड से आता हूं, वो डाउट छोड़ दीजिए। इन सेल्फ डाउट में ही रहोगे ना तो आपका जो रिजल्ट है ना वो आगे एक्सटेंड होता चला जाएगा। डिसाइड करिए आना है, कैसे आना है, उसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी है, स्टेप बाय स्टेप चलिए, सारी चीजों को एक साथ मत करिए एकदम से, बहुत ज्यादा दिमाग में प्रेशर आएगा। हर चीज के साथ जाएंगे और अपनी परफॉर्मेंस को हमेशा ट्रैक करते रहिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए प्रीलिम्स, मेंस, एसए सबकी टेस्ट सीरीज हम लोग आपके अपने कोर्स में आपको दे ही रहे हैं, तो आप कर ही सकते हो। उसके अलावा यूट्यूब पे तो हमारा आंसर राइटिंग कोर्स आपने मोस्टली बच्चों ने देखा ही होगा, बहुत बढ़िया बच्चे वहां से निकले हैं। बच्चों के लगातार कमेंट आते हैं कितना ज्यादा उनका आंसर राइटिंग इंप्रूव। सिद्धार्थ सर ने खुद कराया आंसर राइटिंग के कोर्सेज यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट करवाए हैं। कोर्स में करवाओगे तो और हम लोग जो हमारा कोर्स, क्योंकि देखिए कोर्स में क्या है ना, यूपीएससी का पूरा सिलेबस साथ के साथ हमारे जो बेसिक जैसे एनसीईआरटी होता है, एनसीईआरटी के साथ सिलेबस को इस तरह से अलाइन किया गया है कोई भी चीज आपकी छूटेगी नहीं। और जो वीकली टेस्ट होंगे, जो डेली क्विज होगा, जो टेस्ट सीरीज लगाई है कोर्स के साथ बिल्कुल अलाइन करके बनाई हुई है, और यूपीएससी के बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड जो पिछले 4-5 साल का ट्रेंड रहा है उसके साथ अलाइन करके इस तरह से कोर्स डिजाइन किया गया। आप करोगे तो आपको खुद जो है डिफरेंस पता चलेगा कि हाँ भैया मैं परफॉर्मेंस मेरी अच्छी हो रही है, इंप्रूव हो रही है। जी सर। आई थिंक सत्येंद्र सर ने बड़े अच्छे से सम अप किया है कि देखिए पढ़ना, यही चीज जो मैं बता था कि पूरा एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। सी यहाँ एक पॉइंट मैं ऐड करूंगा, देखो ये जो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, ये चीजें आप बाहर लोगे तो कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स क्या कि कुछ चीज वो कहीं से लेते हैं, कुछ चीज वो कहीं से लेते हैं। अब होता क्या है कि भाई वहां पे किसी में क्लास ज्योग्राफी की चल रही है, टेस्ट आपका हो रहा है वहाँ हिस्ट्री का, राइट, एंड बच्चे जेन्युइनली इस चीज से परेशान होते हैं। दैट्स वाई हमने यही सोचा कि एक कॉम्प्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड कोर्स बनाए जहां पे बस आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है, आपको सारी चीजें यहाँ पे जो है A to Z जो है प्रोवाइड की जाएगी, राइट। एंड अगेन मैं ये नहीं बोल रहा, सी अगेन आई डोंट क्लेम लाइक दिस की 100% जैसे आई नो काफी प्रैक्टिस, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि जो चीजें हम बताते हैं अगर आप वो सिंसियरली करोगे आपकी चांसेस ऑफ सक्सेस बहुत 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 ज्यादा रहेंगी, राइट। सो इसके बाद एक अगला एस्पेक्ट रहता है, और जो नॉर्मली ये काफी स्टूडेंट इसको बोलते हैं कि ये ऑफलाइन कोचिंग में एक एडवांटेज है, राइट। ये रहता है कि एक पीयर टू पीयर एक माहौल मिलता है, एक ग्रुप मिलता है, राइट, और एक रहता है मोटिवेशन का भी, राइट। तो इन दोनों चीजों पे बात करेंगे सुमन सर। देखो इन द एंड ये कंपटीशन है, ठीक है ना, एग्जाम आपका कंपटीशन का है, आपको दूसरों से बेहतर मार्क्स लाने होंगे, सिंपल सी बात है, क्योंकि सीटें लिमिटेड हैं। और हमें करना क्या होता है, हमें जब तैयारी करते हैं हम लोग तो हमें अपनी गलती खुद को नहीं दिखती, दूसरों को दिखता है कि तुम्हारे आंसर में ये कमी है, तुम्हारा इंट्रो खराब है, तुम्हारा बॉडी खराब है, कंक्लूजन में तुम्हारा ये इशू है, तुमने डाटा कम यूज किया है अपने आंसर में, ठीक है। तो ऑफलाइन कोचिंग का जो सबसे बड़ा एडवांटेज हुआ करता था कि एक माहौल मिलता था बातचीत करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए, जो एस्पिरेंट हैं वो मिला करते थे। मगर वहां पर समस्या क्या होती है कि पढ़ाई की बातें कम होती है, जो चर्चा है चाय पे ज्यादा होती है। हमने क्या किया, हमने इसी मॉडल को अपने कोर्स में इनबिल्ट किया, अपग्रेड करके इसको और बढ़िया बना करके। आपको क्या जाएगा, हम लोग एक टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे, उसमें आप सभी लोग जो कोर्स ज्वाइन करते हैं उसमें होंगे, हम लोग जो फैकल्टी हैं वो भी उसमें होंगे। मान लो क्या पढ़ रहे हो ज्योग्राफी, कोई चीज अटक गई, सवाल पूछना है, फोटो खींचा ग्रुप में भेज दिया, ठीक है, हम लोग वहां पर होंगे, आपके जो एक्सपीरियंस दोस्त होंगे वो वहां पर होंगे, आपका डाउट एट द इंस्टेंट वहां पर रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। पहला फायदा ये हो गया। दूसरा फायदा ये होता है कि आप जब दूसरों को पढ़ते हुए देखते हैं ना, पहला आपको शर्म आता है कि अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो कि पैसा दिया है पढ़ो। दूसरी बात, वो क्या पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, आप वो चीज समझते हैं, अपने आप में इंप्रूवमेंट लेकर के आते हैं। अगर किसी टेस्ट में किसी बच्चे का मार्क्स 90 है, 100 है, तो आप उससे ज्यादा लाने की कोशिश करते हैं। एक चीज और होती है,
आप क्लास में होते हैं, क्लास में लड़के लड़कियां दोनों होती हैं, कई बार इंप्रेस करने के चक्कर में ज्यादा पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, कि टेस्ट में ज्यादा नंबर लाएंगे। ये जो कंपटीशन की भावना होती है ना, ये आपको देगा हमारा पीयर ग्रुप, ठीक है। और ये कंपटीशन आपको एक्सेल करने में हेल्प करेगा सभी एरिया में, प्रीलिम्स में, मेंस में, और बातें हम लोग सीखते हैं एक दूसरे से इसमें, ठीक है ना। तो करें क्या, टेलीग्राम ग्रुप तो होगा ही, आपके ऑप्शनल के जो ग्रुप्स हैं वो भी बनाए जाएंगे। मान लो कि आपका ऑप्शनल है हिस्ट्री, तो उसका एक अलग ग्रुप रहेगा जिसमें हिस्ट्री वाले बच्चे रहेंगे। सोर्स क्या होना चाहिए, कैसे प्रिपेयर किया जाए, क्या कौन सा टॉपिक कहाँ से तैयार किया जाए, सब बातें वहां पर डिस्कस करते हैं। ये हो गया आपका पेयर टू पेयर इंटरेक्शन। दूसरा होता है मोटिवेशन। थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है हमारे एग्जाम का। अभी शुरू करेंगे, प्रीलिम्स आएगा, फिर मेंस आएगा, फिर इंटरव्यू आएगा। तो एक जो इमोशनल सपोर्ट होता है, एक जो मोटिवेशनल सपोर्ट होता है, जब आप हिम्मत हारने लगते हैं, जब आपके मार्क्स 30, 40, 50, 60 इस तरह के आते हैं प्रीलिम्स में, तो लगता है कि यार 100 पार हो नहीं रहा है, कैसे होगा, प्रीलिम्स से नहीं होगा तो मेंस कैसे लिखेंगे। यहाँ पर चाहिए होता है हनुमान को विभीषण, जो जामवंत हैं वो। तो यहाँ पर चाहिए क्या होता है कि कैसे मोटिवेट किया जाए, कैसे आपके भीतर का जो क्षमता है वो आपको थोड़ा सा बताना पड़ता है कि हाँ, तुमने अगर 80 मार्क्स स्कोर किए हैं, थोड़ा सा पुश करो, 90 पहुंचोगे, 100 पहुंचोगे, क्रॉस करोगे। अगर तुम्हारा 60 है तो कहाँ पर इंप्रूव किया जाए। ये जो मोटिवेशनल सपोर्ट है ना, काफी इंपॉर्टेंट होता है, वरना लोग बीच में हार मान लेते हैं। उनको लगता है कि नहीं हो पा रहा है, छोड़ो अब कुछ और करते हैं। उनको ये नहीं दिखता कि बस अगर हमने अपनी ये खामी दूरी कर ली तो प्रीलिम्स पास हो जाएगा, उसके बाद फिर मेंस में जो समस्या है वो दूर कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो सबसे मेन चीज था पेयर टू पेयर इंटरेक्शन का और जो फैकल्टी से इंटरेक्शन का, वो और जो मोटिवेशनल सपोर्ट है, वो दोनों यहाँ पर आपको इस बैच में, इस कोर्स में मिलेगा, अवेलेबल रहेगा। ओके, सो आई थिंक विद दिस, अगर मैं एक बार आपको पूरा सम अप करूं तो इस कोर्स में क्या क्या चीजें हैं अगर शुरू से एंड तक। सो देखो, इस कोर्स में जब आप शुरुआत करोगे तो आपको जो है एक तो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगा, 1000+ आवर्स क्लास के साथ सब कुछ पढ़ाया जाएगा। रेगुलर इवेल्युएशन और प्रैक्टिस के लिए डेली क्विज होगा, वीकली करंट अफेयर्स का क्विज होगा, फिर आपकी टेस्ट सीरीज रहेगी जो मंथली बेसिस पे होगी और हर 15 दिन में होगी। प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए टेस्ट सीरीज रहेगी, ऐसे के टेस्ट रहेंगे आपके, ठीक है। उसके साथ साथ पीयर टू पीयर ग्रुप का सपोर्ट रहेगा, मेंटरशिप जो है आपको मोटिवेशनल सपोर्ट दिया जाएगा। उसके साथ अगेन जो क्लासेस करोगे आप, उसके सारे नोट्स वगैरह प्लस वैल्यू एडेड मटेरियल आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करते हो तो ये एक 1 पॉइंट सोल्यूशन बन जाता है। आपको जो भी चीज चाहिए तैयारी करने के लिए हम लोग रहेंगे फिर यहाँ आपको प्रोवाइड करने के लिए, राइट, ये कोर्स के बाद, ठीक है। आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ अब हम अपना Q&A सेशन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन आंसर लेते हैं, राइट। एंड अगेन थोड़ा बेसिक स्टार्टिंग का, कई लोग फीस के बारे में पूछ रहे थे, राइट। तो लेट मी जस्ट टेल यू, ये जो कोर्स है हमने इसके जो है 2 वेरिएंट रखे हैं, एक बेसिक है और एक एडवांस्ड है। बेसिक वेरिएंट की फीस है 49,900, राइट। और आपका एडवांस्ड वेरिएंट की फीस जो अर्ली बर्ड ऑफर है वो 65,000 है। बाकी और डिटेल में क्या डिफरेंस है अगर आपको ये जानना है इसमें, और अगर आप इंटरेस्टेड है, एक क्वेरी फॉर्म आपसे शेयर किया हुआ है, आप प्लीज उसको फिल करिए। आपकी और भी कोई भी क्वेरी होगी कोर्स को लेके, राइट, डिटेल्स को लेके हम लोग फिल करेंगे, ठीक है। तो अब कुछ डाउट्स लेते हैं। डाउट शुरू से कर लेते हैं पूरा ऊपर से। ठीक ठीक, शुरू से करते जाओ। So Bhavna, recording in the sense would not be possible, but again ऐसे और सेशंस हम करवाएंगे भावना इसके, ठीक है। अमित का सवाल है कि शुड बी नीड एनसीईआरटी हिस्ट्री बुक्स। यस, देखो हिस्ट्री में 3 पार्ट है, एंशिएंट, मिडिएवल एंड मॉडर्न। आपको एंशिएंट और मिडिएवल के लिए जो ओल्ड एनसीईआरटी है वो पढ़नी होती है, और जो मॉडर्न इंडिया है उसके लिए हम लोग स्पेक्ट्रम जो है वो करते हैं, प्लस जो न्यू एनसीईआरटी है क्लास 12th की उसको हम लोग पूरा करते हैं, ठीक है। तो जहां पर जो जो एनसीईआरटी हमको बेस्ट लगती है अपने प्रश्न के लिए उसको हम लोग अडॉप्ट करते हैं, और पॉलिटी के लिए और ज्योग्राफी के लिए जो न्यू एनसीईआरटी होगी वही हम लोग पढ़ेंगे।
अगेन एक डाउट है कि कोचिंग हिंदी लैंग्वेज में है, तो अगेन लेट मी टेल यू, जो कोचिंग है उसका मीडियम इंग्लिश रहेगा, इंग्लिश कंटेंट रहेगा, बट जो हम इंस्ट्रक्शन देंगे जैसे यहाँ इंग्लिश हिंदी मिक्स है उस वे में होगा। हाँ एक और डाउट आया, एक और डाउट आया, फीस बहुत ज्यादा है। नाउ अगेन अगर आप इस चीज को कंपेयर करोगे ऑफलाइन से या दूसरी जगहों से, और जो सारे हमने फीचर्स आपको दिए हैं, अगर आप इन सबको एक साइड लिख लेना, आप खुद से कंपैरिजन करना, और आप इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखना, और आप दूसरी जगहों पे जो लोगे वहां पे इसकी वैल्यू देखना, तो उन सब के कंपैरिजन में एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी काफी बेटर है, उन सब के कंपैरिजन में फीस काफी कम है। देखो थोड़ा बहुत फीस रखना पड़ता है बिकॉज वी हैव टू मेंटेन क्वालिटी। आपको अच्छी चीज देनी है तो ऑब्वियसली वी इन्वेस्ट अ लॉट इन दैट, ओके, टू प्रोवाइड यू गुड क्वालिटी थिंग्स, राइट। एंड अगेन अगर आप लोग ऑफलाइन में जाते हो तो वहां पे आप और भी चीजें ऐड कर लो, आपका स्टे वगैरह इस सब का अरेंजमेंट। एक डाउट जो है मेरे ख्याल से सचिन सर उसको काफी अच्छे से डाउट कर सकते हैं। सर बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या गाइडेंस कंपलसरी है, मतलब दे नो इट इज इम्पोर्टेंट बट दे आर आस्किंग लाइक इज इट कंपलसरी। देखो मैं डेफिनेटली ओके सत्येंद्र सर, मैं बोलूंगा किसी भी स्टूडेंट के लिए जब तक कि वो इतना जीनियस नहीं है कि वो सब कुछ खुद ही जानता है और खुद ही समझ सकता है, तब तक हर स्टूडेंट के लिए गाइडेंस बहुत जरूरी है। मैं उसके लिए कुछ एग्जांपल दे सकता हूँ। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, हो सकता है कोई स्टूडेंट्स किसी भी कॉलेज में है, अभी आप लोग डीयू के किसी कॉलेज में हो या किसी और आईआईटी में हो या आईआईएम में हो, आप खुद रियलाइज कीजिए कि जहां पे आप अभी हो वहां पे भी आपको कोचिंग नहीं पहुंचाया होगा, क्योंकि 99% लोग जो सिलेक्ट होते हैं यूपीएससी में, आईआईटी में, आईआईएम में, कहीं भी, वो लोग कहीं ना कहीं कोई गाइडेंस लेते हैं, और उस गाइडेंस का पता हमें डेली बेसिस पे पता नहीं चलता है। हमें क्या लगता है, आप एक काम करिए, सेम पॉलिटी की बुक, सेम ज्योग्राफी की बुक आप पहले विदाउट गाइडेंस खुद पढ़ के देखिए, आपको ये भी समझ में नहीं आएगा बहुत सारे लोगों को कि एक्चुअली पढ़ना क्या है, कौन सी बुक है, और अगर हमने बुक भी बता दी तो भी पढ़ा नहीं जाएगा, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गाइडेंस से इतनी सारी चीजों का फायदा होता है। सबसे पहली बात, गाइडेंस के बहाने रेगुलरिटी हो जाती है, और हम लोगों को, स्टूडेंट्स को खासकर ये पता लग जाता है कि किस पर्टिकुलर वर्ड पे फोकस करना है। अब जैसे बुक में रनिंग लाइनें लिखी हुई है, अब बुक की जो रनिंग लाइंस हैं उनको आइडेंटिफाई करना कि विच कीवर्ड इज इंपॉर्टेंट। अगर मैं बोलता हूं कि एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड एक्सपेंडिचर चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, या फिर मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, अब स्टूडेंट को तो ये सिंपल इंग्लिश के वर्ड लगते हैं, बट दीज आर नॉट सिंपल इंग्लिश वर्ड्स। अब इनका जो डीपर मीनिंग है टीचर जब बताएगा, तो टीचर उनकी जो अंडरस्टैंडिंग को डीपर करेगा, तब वो डिफरेंशिएट कर पाएंगे। और इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक राइट गाइडेंस के होने से आपकी जर्नी इतनी आसान हो जाती है कि जो चीज आपको 5 घंटे में समझ में आएगी वो आपको 1 घंटे में आ जाएगी, और कई बार विदाउट गाइडेंस तो आती ही नहीं है। तो पर्सनली रिकमेंड, आई ऑल्सो टू कोचिंग एंड एवरीवन टेक्स कोचिंग। तो हो सकता है कि 1% लोग कोचिंग ना लेते हो, गाइडेंस ना लेते हो, लेकिन जनरली इस जर्नी में, स्पेशली इस जर्नी में जो कि इतनी डिफिकल्ट है, उसमें गाइडेंस का एक्सट्रीमली बिग रोल है, एक्सट्रीमली बिग रोल। आपने बात सर ये बिल्कुल सही बोली कि +2 हम ट्यूशन देंगे, बचपन से भी ट्यूशन पढ़ रहे हैं, स्कूल में हम लोगों ने ट्यूशन पढ़ा, कॉलेज में एडमिशन के लिए कहीं ना कहीं ट्यूशन पढ़ा, इवन जब हम लोग कॉलेज में भी जा रहे हैं तो हमारे टीचर्स भी तो एक तरह का वो भी हमारे कोच ही हुए ना। तो हमारी कोर्स बुक रहती है, जो हम लोग हमारे ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में कोर्स बुक हम लोग टीचर से ही पढ़ रहे हैं, हम घर पे जाके कोर्स बुक पढ़ के जो है कोर्स क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल एक नया डिसिप्लिन है, तो इसके लिए भी हमारे पास ऐसे ही डेडिकेटेड कोचेज होते हैं जो पढ़ाते हैं हमें एक प्रॉपर, क्योंकि उनको नॉलेज है उस चीज का। तो ये तो बिल्कुल रिक्वायर्ड तो है ही। हाँ 1 in million कोई हो सकता है भैया हमें कोचिंग की रिक्वायरमेंट नहीं, हम तो खुद बढ़ गए, और वो समय वैसे गया, वो 2012 से पहले का एक अलग अप्रोच होता था, यूपीएससी क्वेश्चन अलग तरीके से आते थे, मे बी लोग ऐसा कर लेते होंगे, लेकिन जब आज के समय में तो वो डिस्कशंस मांगता है आपसे, डीपर मीनिंग मांगता है आपसे, वो क्वेश्चंस का नेचर बिल्कुल चेंज हो गया, अप्लाइड टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो अब तो आप वो अकेले बैठ के कमरे में बंद करके किताबों में जो है रट्टा मार के वो चीजें अब नहीं हो रही हैं, वो अप्रोच यूपीएससी भी एक्सपेक्ट नहीं करते एडमिनिस्ट्रेशन से, अगर वो कल को जाता है वहां पे सोसाइटी के अंदर सर्व करने के लिए। तो डेफिनेटली अब ये भी नहीं कि कोचिंग में, जैसा सर ने भी बोला कि कोचिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप किसी एक ब्रिक एंड मोटार जगह पे जाके आप वहां पे क्लासरूम में पढ़िए। अगर आपके कोई कजन है, आपके ब्रदर हैं, फैमिली में कोई भी है, तो दे ऑल्सो कैन एक्ट लाइक अ कोच ना। तो अगर वो नहीं है तो फिर डेफिनेटली आपको देखना पड़ेगा कहीं कहाँ से मुझे गाइडेंस मिल सकता है। अगर आपकी फैमिली में कोई है तो वेल एंड गुड, आप जाइए उनसे आराम से गाइडेंस ले सकते हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली। एक डाउट है सौरभ सर, ये अर्का शर्मा का है। शी वांट्स टू प्रिपेयर फॉर 2024 के लिए प्रिपेयर करना चाहती, तो उनका डाउट है कि कैसे वो चीज़ों को शेड्यूल करे, क्या करे, और फाउंडेशन कोर्स
अगर उनको 2024 के लिए करना है तो फाउंडेशन कोर्स कब से स्टार्ट करें वो? ओके, सो अर्का बेसिकली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 24, ठीक है, तो अभी आपके पास 2 इयर्स तो हैं सही, तो हमारा जो फाउंडेशन कोर्स है आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। एंड इसमें आपको क्या बेनिफिट होगा कि द रिकॉर्डिंग्स विल बी अवेलेबल फॉर 2 इयर्स, ऑलराइट। तो जितने भी लाइव लेक्चर्स होंगे सारे लेक्चर्स लाइव होंगे एंड हर लेक्चर की रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल, तो वो आप 2 इयर्स तक आपके पास रहेगी, तो आपका 24 का अटेम्प्ट आराम से हो जाएगा। एंड व्हेन यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, तो 3 थिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वन इज योर सिलेबस, सेकंड इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड थर्ड इज योर एनसीईआरटीज, ठीक है। तो इन्हीं से आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट होती है, ये आपका फाउंडिंग ब्लॉक्स होंगे, आप इसको मान सकते हैं। एंड उसके बाद क्लास नोट्स, स्टैंडर्ड बुक्स एंड प्रैक्टिस के लिए मॉक्स। सो लाइक स्टेप बाय स्टेप हम इस तरह से चलते हैं। तो इफ यू वांट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, सो फर्स्ट थिंग गो थ्रू द सिलेबस, क्या उसमें टॉपिक्स हैं, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी, ऑलराइट, इस तरह से आपको प्रोसीड करना होगा। ओके अर्का? एक रानी देवी का डाउट है कि सोशियोलॉजी, आई थिंक वो सोशियोलॉजी ऑप्शनल के बारे में पूछे। तो अगेन रानी देवी, सी एज ऑफ नाउ अभी हमने सोशियोलॉजी ऑप्शनल नहीं, हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ ऑप्शनल जो है स्टार्ट किया है। वहाँ सचिन सर खुद, जिन्होंने वो ऑप्शनल लेके इस एग्जाम को क्लियर किया है, वो पढ़ाएंगे और पर्सनली स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे, राइट। सो एज ऑफ नाउ दी ओनली ऑप्शनल अभी जो हम दे रहे हैं वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एंड सर मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि एक्चुअली ऑप्शनल के लिए तो बच्चों को कंफ्यूज होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि क्यों नहीं होना चाहिए कि दे आर नॉट इन द पोजीशन टू आइडेंटिफाई विच ऑप्शनल इज बेटर। तो अगर किसी ने खुद वो एग्जाम निकाला है तो मुझे लगता है उनको आंख बंद करके, क्योंकि उनके लिए वैसे भी सारे ऑप्शनल नए हैं, उनको वैसे भी हर ऑप्शनल की नई बुक खरीदनी है, उनको नए तरीके से पढ़ना है। तो जब उन्हें सारा एफर्ट लगाना ही है तो उनको तो गाइडेंस ये देखनी चाहिए कि किसी एग्जाम को किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से अगर किसी ने 2-3 बार निकाला है तो उनको अगर वो 3 महीने के अंदर वो गाइडेंस मिल रही है तो ऑप्शनल में तो उनको कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज वी विल बी टेकिंग अप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विद फुल सिंसियरिटी। एक और डाउट है कि जो बेसिक जो हमारा फाउंडेशन पैकेज है और एडवांस्ड पैकेज है उसमें क्या डिफरेंस होगा। तो हमने ब्रोशर शेयर कर दिया है, राइट, आप वो भर सकते हो। और अगर उसके बाद भी कोई डाउट है आपको, राइट, तो एक क्वेरी फॉर्म है आपके पास, आप क्वेरी फॉर्म भर दीजिए, हम पर्सनली कलेक्ट करके आपको बता देंगे। बाकी सौरभ सर अगर आप कुछ इसमें हाईलाइट करना चाहें तो। हाँ, तो यहाँ पे देखो 2 चीजें रिगार्डिंग ऑप्शनल ना, तो ऑप्शनल इज नॉट पार्ट ऑफ अवर फाउंडेशन कोर्स, ठीक है। तो एक तो ये चीज आपको माइंड में रखनी होगी। फाउंडेशन कोर्स में व्हाट वी आर कवरिंग फॉर प्रीलिम्स जीएस प्लस सीसेट एंड फॉर मेन एग्जामिनेशन ऐसे जीएस 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। एंड जो लैंग्वेज पेपर्स हैं उनके 1 सेक्शन हम लोग रख लेंगे, उसमें इतना कुछ इश्यू होता नहीं है। सो बेसिकली ये चीज हम कवर करवाने वाले हैं। एंड रिगार्डिंग 2 कोर्सेज, वन इज एडवांस and one is basic course, तो the main difference is ये कि in advanced course there will be 1-to-1 mentorship, all right, and in basic course there will be group mentorship calls। एक तो ये difference है। second difference ये होगा mains test series, okay, ये basically basic course का part नहीं है ना, ये advanced में available रहेगी। तो बस यही 2 difference है, बाकी दोनों courses same है, all right। एक मयूरी का डाउट है कि इज देयर एनी कोर्स फॉर टेस्ट ओनली, यानी वो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज नहीं रहती। तो यस मयूरी, इट इज अवेलेबल, सिर्फ टेस्ट सीरीज ओनली। फिर एक हमारे पास करंट अफेयर्स ओनली कोर्स भी अवेलेबल हैं, राइट। आप जो है क्वेरी फॉर्म भरिए, वी विल प्रोवाइड यू दैट, ओके। ओके, बदीरे गणेश का डाउट है कि इज देयर एनी एंट्रेंस एग्जाम और ऑन मेरिट बेसिस की कुछ कंसेशन मिल सकता है फीस में। सो सी, ऐसा तो कुछ नहीं है, बट यस एक चीज है कि अगर आपका कुछ जेन्युइन फाइनेंशियल डिफिकल्टी है या कुछ इशू है तो आप क्वेरी फॉर्म भर सकते हैं, हम लोग आपसे बात करेंगे। अगर हमें जेन्युइन लगा तो वी विल सर्टेनली जो है आपके लिए कुछ ना कुछ जो है कंसेशन कर सकते हैं। सवाल आचार्य का कि ऐसे कैसे लिखते हैं, तो हमारा ये जो पूरा कोर्स है उसमें ऐसे भी पढ़ाया जाएगा, कैसे लिखते हैं, कैसे फ्रेमवर्क बनाते हैं, कैसे इंट्रो, वर्ड, कंक्लूजन लिखा जाता है, कैसे उसमें कोड्स यूज करे जाते हैं, डाटा कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, सब बातें बताएंगे उसमें। ओके, एक बदिरे गणेश का डाउट है दैट he has got a placement offer this year and would be joining in July and he wants to do the job for to ensure कि उसकी जो family is financially well off
and after prelims next year he is planning to leave his job, right? So इस पे उसको मतलब गाइडेंस चाहिए कि whether he should एक तरफ फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, so he wants to be in the job, right? और जॉब के साथ करे या फिर जॉब छोड़ के. तो सचिन सर, आई थिंक आपने पहले भी हाईलाइट किया, so sir can you just give him some views on this? एक्चुअली जॉब के साथ ना, जैसा मैंने पहले बोला है कि यूपीएससी में हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जॉब के साथ क्लियर करते हैं. इनफैक्ट यूपीएससी लाइक्स दोज पीपल मोर who are clearing this exam with job, because यूपीएससी फील करती है कि these people are more responsible. तो कहीं ना कहीं यूपीएससी ऐसे भले ही सेग्रीगेट ना करे, बट इंटरव्यू में भी वो उन लोगों को रिलेटिवली कई बार ज्यादा मार्क्स मिलते हैं अगर जॉब के साथ है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये मिथ हटा देना चाहिए कि जॉब के साथ हो नहीं सकता है, क्योंकि हर साल 30 to 40% पीपल जॉब के साथ क्लियर करते हैं. मैंने खुद भी जॉब के साथ क्लियर किया था. अब बात ये आती है, अगर फाइनेंशियल पोजीशन आपको अलाउ नहीं करती है, तो अभी आपको जॉब छोड़ने का सोचना भी नहीं चाहिए. अभी आपको जॉब के साथ ही तैयारी करना चाहिए. अगर आपने 1 साल 2 साल प्रिपरेशन करने के बाद, जब 1 साल के बाद आपको लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आपको लगता है कि आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो और आपका सब कुछ रेडी है, और अगर आपको लगता है कि 1 साल जॉब छोड़ने के बाद आपको दोबारा जॉब मिल जाएगी, तो मुझे लगता है तब ये डिसीजन आप ले सकते हो. पर अभी 6 से 8 महीने, 6 से 8 घंटे डेली आपको जॉब के साथ पढ़ना चाहिए और पहले सारी बेसिक चीजें फिनिश करनी चाहिए, ताकि आप एक अपना सेल्फ असेसमेंट भी कर पाओ. यही मेरी गाइडेंस है. आई थिंक एक दो और डाउट हैं कि एक तो इंस्टॉलमेंट्स को लेके, तो प्लीज आप लोग उसके लिए जो है, अगर कई लोग पूछ रहे हैं कि इंस्टॉलमेंट में फी पे कर सकते हैं या नहीं, राइट? तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप उसके लिए जो है फॉर्म भरिए, क्वेरी फॉर्म, एंड इट वुड बी हम देखेंगे वेदर इट इज पॉसिबल. आपके अगर जेन्युइन सिचुएशन है तो मे बी वी कुड अरेंज इट, ओके? और एक और डाउट है कि विल नोट्स बी प्रोवाइडेड और क्या वीडियोस? सो यस, नोट्स आपको जो फाउंडेशन कोर्स है उसमें नोट्स मिलेंगे, प्लस वीडियोस भी मिलेंगे. वीडियोस के रिकॉर्डिंग आप 1.5x 2x इस पे देखना चाहें तो आप देख सकते हैं. सो सितेंद्र सर, आपके लिए एक डाउट है कि कैसे जो है स्टडी मटेरियल या फिर नोट्स प्रिपेयर करें. सो एक डाउट आया है, राइट, दैट हाउ टू प्रिपेयर नोट्स. देखिए, वैसे तो नोट्स के लिए हम लोगों ने यूट्यूब पे अलग से जो है वीडियो भी बनाया हुआ है. एक काफी डिटेल्ड वीडियो है, लगभग वो 40 मिनट से 1 घंटे का वीडियो है, और जिसमें हम लोगों ने नोट्स के बारे में बात की है. लेकिन यूजुअली जब हम लोग नोट्स के बारे में बात करते हैं तो ये काफी ज्यादा एक्चुअली आपका पर्सनल डिसीजन भी हो सकता है. आप किस स्टेज पे तैयारी कर रहे हो, आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, आप जॉब करते हो, आप फुल टाइम प्रिपरेशन ही करते हो, और कितने टाइम के बाद आपने एग्जाम देना है. तो ये नोट्स के लिए ना कोई एक ऐसा कोई जनरल स्ट्रेटेजी नहीं है कि आप ये चीज करिए. हाँ, लेकिन नोट्स बनाने चाहिए, डेफिनेटली बनाने चाहिए. मेंस के लिए तो 110% आपको नोट डेफिनेटली बनाने चाहिए, क्योंकि उसमें तो बहुत सारी डायमेंशन आपको कवर करनी पड़ती हैं, और एग्जाम से पहले रिवीजन के तौर पे आप सारे डायमेंशन कवर कर सकते हो. प्रीलिम्स के लिए नोट्स बनाने हैं नहीं बनाने, आपके इंडिविजुअल डिसीजन डेफिनेटली हो सकता है. जो आपको लगे कि हाँ आप नोट्स बना सकते हो और उसको बाद में रिवाइज भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा मत करना कि पहले दिन से ही आप प्रिपरेशन करना शुरू किया, शुरुआत से आपके नोट्स बनाने लग गए, क्योंकि शुरुआत में आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के हिसाब से कहां पे फोकस किया जाना चाहिए. पहले इसको थोड़ा सा समय दीजिए, प्रोसेस को थोड़ा सा बेसिक्स अपने कवर कीजिए, थोड़ा प्रीवियस क्वेश्चंस को देखिए, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना सब करिए. तो कुछ टाइम के बाद, महीने 2 महीने के बाद आप थोड़ा समझने लगोगे प्रोसेस को, थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनेगी, तब आप नोट्स के लिए जा सकते हो. लेकिन यूजुअली हम लोग आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप डेली जो है न्यूज़पेपर से प्रीलिम्स के लिए नोट्स बनाइए, स्पेशली अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो. तो क्या वो समय भी जाएगा. पहले आप न्यूज़पेपर पढ़ने में आप कम से कम जो है 40-45 मिनट्स लगाओगे, फिर उसी का अगर नोट्स बनाओगे तो 40-45 मिनट्स आपका वहां पे भी जाएगा. और फिर आप जो है मंथली मैगजीन भी पढ़ोगे प्रीलिम्स के लिए, डेफिनेटली वीकली भी पढ़ोगे. तो प्रीलिम्स के लिए देखिए, वो आपके ऊपर इंडिविजुअली डिपेंड करता है कि अगर आप इतना टाइम मैनेज कर सकते हो और आपको लगता है कि आप बेटर नोट से ज्यादा प्रिपेयर कर सकते हो, वो आपका इंडिविजुअल डिसीजन है. लेकिन यस, मेंस के लिए आपको नोट्स बनाने चाहिए. उसके लिए अपना जो है जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 का सिलेबस देखिए, और जो सिलेबस यूपीएससी ने दिया वो भी सफिशिएंट नहीं है. आपको थोड़ा सा माइक्रो सिलेबस देखना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करना पड़ेगा चीजों को, क्योंकि आप अगर क्वेश्चंस को उठा के देखोगे तो यूपीएससी डायरेक्ट सवाल नहीं पूछता. जैसे पिछले सालों ने, अब यूजुअली क्या, जैसे क्रिप्टो करेंसी बहुत ज्यादा न्यूज में रहा, लोगों ने क्रिप्टो करेंसी पढ़ लिया, चलिए क्रिप्टो करेंसी बारे में बेसिक चीजें पढ़ी, टेक्नोलॉजी पढ़ लिया, उसका मिसयूज पढ़ लिया, उसके बेनिफिट्स वगैरह वो सब पढ़ लिए. लेकिन यूपीएससी ने सवाल कहां से पूछा? डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसी ऑन द इंडियन सोसाइटी. अब ये बिल्कुल एक अलग डायमेंशन है, जो कि ना तो न्यूज़पेपर वगैरह में जनरली कवर नहीं होती है, अगर होती भी है तो थोड़ा बहुत. अब ये डायमेंशन आपको खुद देखनी पड़ती है जब इस प्रोसेस में आते हो, कि इस पर्टिकुलर टॉपिक की कितनी डायमेंशन को मैं कवर कर सकता हूं या कर सकती हूं, और वो फिर धीरे धीरे आएगा. इसीलिए मेंस के नोट्स बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है.
तो मेंस के नोट्स के लिए तो मैं डेफिनेटली गारंटी दे सकता हूँ, आपको बनाना ही चाहिए, पर्सनली एक्सपीरियंस भी है मेरा। प्रीलिम्स के नोट्स के लिए आपकी इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी हो सकती है। यूजुअली हम लोग डेली डीएनए करते हैं हम लोग, वहां पे हम आपको कुछ ना कुछ प्रोवाइड कराते हैं। वीकली हम आपको, अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं, वीकली आपको प्रोवाइड कराते हैं, मंथली मैगजीन आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो आपके बिहाफ पे ऑलरेडी काफी मेहनत यहाँ पे बैकएंड पे की जा रही है एक्सपर्ट्स टीम के द्वारा। तो आप डेली न्यूज पढ़िए। नोट्स प्रीलिम्स के लिए आपका इंडिविजुअल डिसीजन हो सकता है, लेकिन मैं आपको पर्सनली सजेस्ट नहीं करूंगा। बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे एस्पिरेंट बनाते भी हैं, टॉपर्स बनाते भी हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी बनाते हैं। लेकिन मेंस के लिए हार्डली आपको कोई ऐसा मिलेगा 1 in million जो बोलेगा मैंने मेंस के लिए नोट्स नहीं बनाए। वो जरूरी होते हैं आपके लिए, आंसर राइटिंग में आपकी हेल्प करते हैं। और जब मेंस के लिए नोट्स बनाते हो ना, वो भी आपके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ही होती है इनडायरेक्टली। तो मेंस के लिए बनाइए, प्रीलिम्स के लिए आपका इंडिविजुअल चॉइस हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम, डिपेंडिंग ऑन योर बैकग्राउंड, डिपेंडिंग अपॉन द थिंग दैट वेयर यू आर। सुमन सर, एक डाउट काफी लोगों का आ रहा है। हाँ सर बताइए। यहाँ पे नोट्स में ना एक पॉइंट मैं बताऊंगा। बेसिकली एक मेरा फ्रेंड था ना, उसने ऑल इंडिया रैंक 24 उसने अचीव की थी। तो ये उसका तरीका है नोट्स बनाने का। तो बेसिकली वो क्या करते थे कि मेंस में जो भी टॉपिक्स दिए हुए हैं सिलेबस में, सो फॉर एवरी टॉपिक डेडिकेट 1 A4 शीट। ठीक है, A4 शीट डेडिकेट करो एंड अब उस पर अपने नोट्स बनाइए, कंसाइज नोट्स। एंड करंट अफेयर में जो भी चीज आपको दिख रही है उसको वहां पे इंटीग्रेट करो। सो इससे क्या होगा ना कि एवरी टॉपिक आपका स्टैटिक एंड डायनामिक दोनों कवर होता चला जाएगा। ठीक है, एंड फिर उसको रिवाइज करिए। तो ये काफी अच्छा तरीका है जो मुझे लगता है। ठीक है, A4 शीट डेडिकेट करो हर टॉपिक के लिए, उसमें स्टैटिक डायनामिक को ऐड करते हुए चले जाइए कंसाइज वे में। ओके, आप चाहे तो GS1 के लिए अलग फाइल बना लो, GS2 के लिए अलग फाइल बना लो, GS3 के लिए अलग, या सब्जेक्ट वाइज भी चल सकते हो, ताकि बाद में पूरा सिस्टमेटिक काम आपका हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक सुमन सर, एक डाउट बड़ा आ रहा है, काफी लोग बिगनर्स हैं यहाँ पे, कुछ 19 ईयर्स में, कोई इवन स्कूल में भी हैं, एक दो जो है मैंने डाउट्स देखे थे। और वो सबका एक वही है कि शुरुआत कैसे करें, हाउ टू स्टार्ट, राइट? तो सर प्लीज कैन यू हाईलाइट कि कैसे वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं? देखो, अभी जो लोग स्कूल में हैं या फिर अभी उन्होंने कॉलेज में शुरू किया है, हम लोग जब तैयारी करते हैं यूपीएससी का तो उसमें हम लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं। ठीक, तो जो बच्चे स्कूल में हैं उनको कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है अभी। आप जो किताबें पढ़ रहे हैं उसी को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, एनसीईआरटी हम लोग पढ़ते हैं, वो आप काफी अच्छा कर लीजिए। किताबों के पीछे आपके क्वेश्चंस लिखे होते हैं, उनको ढंग से लिखिए, क्योंकि उससे जो आपकी प्रैक्टिस होती है आंसर राइटिंग वो होगा। आपके वर्ड्स को सही जगह पर सही टाइम पे मतलब कैसे यूज करना है अप्रोप्रिएटली, वो आप सीख जाएंगे उससे। ठीक है, कोचिंग ज्वाइन किसे करना चाहिए? अगर आप ग्रेजुएशन में इंटर किए हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या फिर थर्ड ईयर में हो, उनको ज्वाइन करना चाहिए। और आप एग्जाम देने वाले हो, ठीक है ना, मतलब जो सीरियस एस्पिरेंट हैं उन्हें ही ज्वाइन करना चाहिए कोचिंग अभी फिलहाल। ठीक है, ये बातें हो गई। एक सवाल और था कि आंसर राइटिंग के बारे में, कि आंसर राइटिंग हम लोग पढ़ते निकल जाते हैं, 1 साल हो जाता है तब भी कोई आंसर नहीं लिखते। हमें पता होता है सवाल देख करके कि इसका आंसर में ये बातें लिखनी है, मगर जब लिखने जाते हैं तो कलम नहीं उठता, वर्ड्स नहीं निकलते। वहां पर करना क्या है, हम लोग उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स में। टॉपिक पढ़ा दिया, फिर आपको जो क्वेश्चंस है वो दिए गए, आप उन क्वेश्चन को लिखिए, उसको सबमिट करते हैं, हम लोग उसको एवेल्युएट करते हैं। और जो आपके आंसर का जो एवेल्यूशन होता है वो काफी कम्प्रहेंसिव होता है। आंसर में कहाँ कहाँ खामियां हैं वो बताते हैं, कहाँ कहाँ पर इंप्रूवमेंट करते हैं वो बताते हैं। ठीक है, काफी प्रिसाइजली, मोटा मोटा बात नहीं कि कंटेंट लैकिंग है, वो तो पता है, अगर पता तो तुम लिख ही देते आंसर में कंटेंट, कहाँ पर तुम क्या यूज कर सकते थे, कौन सा डाटा तुम यहाँ पर डाल सकते थे, वो सब बातें बताते हैं इसमें। ठीक है, सो एक डाउट है सुमित सिंह का कि कितने टाइम में हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे। सो उसके लिए देखिए, बेसिकली ये कि ड्यूरेशन जो कोर्स का है वो 11 मंथ्स है। हम 11 मंथ्स के अंदर आपका पूरा जो है कोर्स कंप्लीट करा देंगे। बट करंट अफेयर्स की जो आपकी क्लासेस हैं वो चलेंगी टिल मेंस 2023। ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि इन 11 मंथ्स में हम इस तरीके से कवर करवाएंगे कि आपके प्रीलिम्स रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो सारे एटलीस्ट 2 या 3 महीने बिफोर प्रीलिम्स हो जाए, ताकि आपको डेडिकेटेड प्रीलिम्स के लिए रिवीजन का टाइम मिले। ठीक है, सचिन सर, एक डाउट है इमरान खान का कि ही हैड क्रैक्ड प्रीलिम्स इन 2021 विथ हिज ओन एफर्ट, अपनी टिप्स ट्रिक्स से। ठीक है, बट मेंस इतने अच्छा नहीं गया था उनका, राइट? मेंस वाज नॉट सो गुड। सो ही इज फीलिंग कि उसका एक अटेम्प्ट वेस्ट हो गया। सो ही वांट्स टू नो कि मेंस के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए, राइट? दैट हाउ ही कुड, और ही आल्सो वांट्स टू नो हाउ ही कुड क्रैक मेंस विदाउट कोचिंग। ओके,
एक्चुअली ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनका कई बार प्री निकल जाता है, मेंस नहीं निकलता है। इनफैक्ट स्टार्टिंग में मेरा भी प्री निकलता था, मेंस नहीं निकलता था। फिर मैंने जब स्ट्रेटेजी क्या चेंज की, मैंने क्या देखा, एक्चुअली जहां मैं रहता था, जो लोग, कुछ लोग टॉपर्स भी रहते थे वहां पे, मैंने उनकी कॉपी को देखा, और मैंने उनकी कॉपी को देख के जब अपना राइटिंग स्टाइल चेंज किया, तो मेरा सिलेक्शन 2 बार हुआ। इसका मतलब ये है, जो मैंने रियलाइज किया कि मेरी नॉलेज तो उतनी ही थी, इनफैक्ट कई बार ज्यादा भी थी, लेकिन लिखने का तरीका देखो। एग्जामिनर आपके बारे में कैसे जानेगा, आपको कितनी नॉलेज है, ये सिर्फ आपकी कॉपी के थ्रू जानेगा। तो आपका जो लिखने का स्टाइल है, आपको बार बार दिखाना है, हर क्वेश्चन में दिखाना है कि आप इंटेलिजेंट हो, हर क्वेश्चन में आपको दिखाना है कि आपने जो लिखा है वो आप हाईलाइट करना जानते हो। अगर आपने कोई अच्छा कीवर्ड, अगर आपने अच्छी कोई डेटा, अगर आपने अच्छी कोई कोटेशन अगर लिखी है, तो उसको फटाफट अगर हाईलाइट करना है, तो मुझे लगता है मेंस के लिए 4-5 चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका तो कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है कि आपको मेंस के लिए टेस्ट सीरीज जरूर करनी चाहिए। जैसा कि सितंदर सर ने भी बोला था मेंस के लिए नोट्स, तो मैं ये बोलूंगा फर्स्ट थिंग, नोट्स बनाते वक्त भी आपकी राइटिंग जो स्किल है डेवलप होने लगती है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लगती है। और उसके अलावा मेंस की टेस्ट सीरीज, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आप मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो आपका इंप्रूवमेंट पक्का आएगा। क्यों? आपको ये पता लग जाएगा कि एक पेज में मुझे कितने वर्ड्स लिखने हैं, कितनी स्पीड के साथ लिखने हैं, कैसे हाईलाइट करना है। कई बार आपको 2 पेन यूज करने हैं या 1 पेन यूज करना है, या अंडरलाइन करना है, कीवर्ड्स किस टाइप के होते हैं। और जब आप 10 टेस्ट दे चुके होंगे तो आपको रियल मेंस में बहुत फायदा होगा। और अगर आपने टेस्ट सीरीज नहीं की और आप फिर दोबारा प्री निकालोगे और फिर दोबारा आप यूपीएससी मेंस जाओगे, तो मुझे लगता है फिर हो सकता है कोई नेगेटिव रिजल्ट आ जाए। लेकिन 10 बार मेंस की टेस्ट सीरीज देने के बाद आपको अपनी गलतियां खुद ही पता लग जाएंगी। आपको वो न्यूएंसेस, वो बारीकियां आपको इतनी पता लगेंगी कि आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। इनफैक्ट गलतियां जब आप टेस्ट सीरीज में करोगे तभी आपको पता लगेगा कि क्या गलतियां आप करते हो। और किसी भी टेस्ट सीरीज में अगर आप किसी टॉपर की कॉपी को अपने आप से कंपेयर करोगे, उसकी हैंडराइटिंग, उसकी इंग्लिश, उसकी ग्रामर, तो आपको समझ में आ जाएगा। और बस एक पॉइंट और, अगर लिखने का स्टाइल आप सुधार लेते हो, थोड़ी अच्छी हैंडराइटिंग, अच्छी इंग्लिश, और जो बुलेट फॉर्म की जगह पे या पैराग्राफ फॉर्म की जगह पे आप नंबर लिखिए 1 2 3 4, साइकोलॉजिकली टीचर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है कि इस स्टूडेंट ने 15 पॉइंट लिखे हैं, तो 15 पॉइंट्स इन एनी क्वेश्चन, इट विल गिव टीचर अ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। तो सिर्फ ये आर्ट ऑफ राइटिंग है, आर्ट ऑफ राइटिंग टू शो योर इंटेलिजेंस। देखो, आप इंटेलिजेंट हैं या नहीं ये मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि टीचर को लगना चाहिए कि आप इंटेलिजेंट हो। टीचर को लगाने के लिए आपको लिखना अच्छा पड़ेगा। तो टेस्ट सीरीज इज द की। सर कुछ लोगों का इनिशियली अब डाउट आ रहा है कि सिलेबस क्या है, सिलेबस भेजिए। सी फॉर सिलेबस आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, और बेस्ट है कि आप नोटिफिकेशन में देखो। साथ में कुछ लोग पूछ भी रहे हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट्स होंगे इसमें। सो अगेन आप सब एक बार नोटिफिकेशन के थ्रू गो थ्रू करिए, वहाँ पे पूरा स्कीम आपको जो है एग्जाम का पता चल जाएगा, राइट। और अगर सब्जेक्ट्स की बात करें तो देर आर अराउंड 10 और 11 सब्जेक्ट्स, ठीक है। पॉलिटी है, इकोनॉमी है, राइट, आपका सोसाइटी हो जाता है, ओके, एनवायरनमेंट हो गया, साइंस एंड कोर्स में टेक्नोलॉजी। सब्जेक्ट कौन सा होगा? तो देखो ध्यान से, कोर्स में ऑप्शनल छोड़ के सारे सब्जेक्ट होंगे। प्रीलिम्स का, मेंस का, इंटरव्यू का जो भी तैयारी होती है सब कुछ कराया जाएगा, बस ऑप्शनल अलग रहेगा, ठीक है। शायद आपका डाउट ये था। यूपीएससी में क्या सब्जेक्ट हैं वो आपको सिलेबस में दिख जाएगा, क्या 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 पढ़ना होता है। जीएस 1 में, जीएस 2 में, जीएस 3, जीएस 4 में क्या क्या पढ़ना होता है वो देख सकते हैं आप उसमें। एक दो डाउट्स अभी फीस को लेके आ रहे हैं। तो फीस एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जो बेसिक वर्जन है इस कोर्स का, बेसिक फाउंडेशन कोर्स है, उसकी फीस है 49,900। और जो एडवांस्ड आपका जो फाउंडेशन कोर्स है, जिसमें 2 एडिशनल फीचर हैं, एक है 1-to-1 जो है फैकल्टी के साथ मेंटरशिप होगी, प्लस एक जो है मेंस टेस्ट सीरीज, तो उसका फीस है 65,000, ठीक है। और ये 65,000 भी लिमिटेड टाइम के लिए। ओके, तरुण कुमार जी, नोट्स मेकिंग, सो आई थिंक सितेंद्र सर ने डिस्कस कर ही लिया है नोट्स मेकिंग पे। सो विद दिस वी हैव टेकन मोस्ट ऑफ द डाउट्स। अगर सर सौरभ सर आपको या किसी को कोई डाउट ऐसा लगता है रेलिवेंट है, तो वी कैन टेक अप दैट डाउट आल्सो। अच्छा, जो नोट वाला जो सवाल था ना, उसमें चीज ऐड करेंगे। सर ने कहा कि हमें जीएस का जो सिलेबस है, मतलब जो वर्ड्स उसमें यूज किए जाते हैं उस पर कंटेंट तैयार करना है, ठीक है। सवाल आपके सिलेबस से ही होंगे, प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी। आप ऐसा कर सकते हैं कि जीएस का जो सिलेबस है उसके हर टॉपिक के लिए आप 250 वर्ड का जो कंटेंट है उसको तैयार कर लीजिए प्रिसाइजली। जैसे कि सवाल जैसे कि अगर टॉपिक लिखा हुआ है क्रॉपिंग पैटर्न, तो जो क्रॉपिंग पैटर्न होता है वो क्या होता है, उसका डेफिनेशन, और उसके साथ क्या इश्यूज हैं,
क्या उसके सॉल्यूशंस हैं, क्या गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, ये सब बातें, मतलब कि एक टॉपिक का जो अलग अलग डायमेंशन है उसे हमें तैयार करना होता है। वैसे ही आपका एक टॉपिक है इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है ना। तो इंक्लूसिव ग्रोथ का डेफिनेशन क्या होता है? अच्छा, ये जो टॉपिक होते हैं वो पूछ सकते हैं आपको एसे में भी और मेंस GS3 में भी। तो जैसे ही आप किसी टॉपिक का डेफिनेशन तैयार करते हैं, आपका इंट्रो एक तरह से तैयार हो चुका होता है। उसके बाद जो टॉपिक के डायमेंशन है अलग अलग, कि भारत में इंक्लूसिव ग्रोथ लाने के लिए क्या क्या स्टेप्स ले रही है सरकार, क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या किया जाना बाकी है। तो जो 10 डायमेंशन हो गए ना, ये हम लोग कवर कर लेंगे इस तरह से। और नोट्स कैसे बनाना है, अगर आप बना रहे हैं शीट पर ऑफलाइन तो कैसे बनाएंगे, अगर आप बना रहे हैं ऑनलाइन एवर नोट या वन नोट पे कैसे बनाएंगे, सब बातें आप समझेंगे। अभी मैंने कहा था ना कि हम लोग एक टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे, दिखाएंगे वहां पर कि कैसे हम लोगों ने नोट्स बनाए थे। ठीक है, जैसे कि मेरा नोट वन नोट पे था तो कैसे बनाया था। सेंटेंस कभी फुल नहीं यूज करना होता नोट्स में, सिंपल सिंपल जो कीवर्ड्स होते हैं बस वो लिखते हैं, क्योंकि हमको रिवाइज करना होता है तुरंत एग्जाम के ठीक पहले। तो नोट्स जो नोट्स एकदम छोटा होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए। कैसे बनाएंगे सब बातें डिस्कस करेंगे हम लोग। सो आई थिंक फिर से एक डाउट आया कि सेकेंड ईयर BA में है तो कैसे स्टार्ट करना चाहिए। तो वो सौरभ सर आपने पहले ही हाईलाइट कर दिया, अगर आप वापस एक बार हाईलाइट कर दें इनके लिए तो देखो, एक तो ये चीज देख लो कि अगर अभी तक आप 12th में हो ना, तो अभी यूपीएससी भूल जाइए थोड़े दिन के लिए, 12th पहले पास कर लो, है ना। एंड देन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ये आइडियल टाइम है टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। ओके, सो अगर आप फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में या फिर फाइनल ईयर में, तो आपको सेम चीज करनी है। एंड स्टार्ट विद योर सिलेबस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड योर एनसीईआरटीज। ठीक है, तो आपको एक फाउंडेशन बन जाएगी। ओके, एंड आप उसको कि सेकेंड ईयर में है तो आफ्टर 1 ईयर यू विल बी एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, क्योंकि ग्रेजुएट होना जरूरी है, तो आप कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी देखो, सबसे बड़ा फायदा क्या होता है ना, इफ यू आर इन योर कॉलेज तो काफी टाइम होता है। ठीक है, भले ही वो IIT हो, NIT हो, कोई भी कॉलेज हो, ज्यादा पढ़ाई वढ़ाई तो होती है नहीं कॉलेज में, तो काफी सफिशिएंट टाइम अवेलेबल होता है, वीकेंड्स पूरे ऑफ होते हैं, तो आप आराम से डेडिकेट कर सकते हो योर टाइम फॉर दिस यूपीएससी प्रिपरेशन। ठीक है, तो अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो स्टार्ट विद सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। ऑलराइट, एंड स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर। या न्यूज़पेपर। आई थिंक विद दिस एक दो लास्ट के डाउट ले लेते हैं। तो मानसिक सवाल है सचिन कि सर हैं यहाँ पे। तो सर एक डाउट मतलब ऑप्शनल से रिलेटेड ही आया है हमारे पास, रोशन कुमार का। सर आई एम कंफ्यूज्ड इन चूजिंग ऑप्शनल। तो सर आप क्या इनको टिप्स दे सकते हैं, ऑप्शनल के लिए क्या पैरामीटर्स देखने चाहिए? ओके, एक्चुअली ऑप्शनल के लिए 4-5 मेन पैरामीटर्स होते हैं। एक तो वो ऑप्शनल जो है वो आपको इंटरेस्टिंग लगना चाहिए। इंटरेस्टिंग के साथ साथ वो आपको इजी भी लगना चाहिए। इजी का मतलब है अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि कई बार हो सकता है हमें देखने में बहुत अच्छा लगता है, सपोज हमें पॉलिटिकल इश्यूज अच्छे लगते हैं या सोसाइटी अच्छी लगती है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो फर्स्ट 2 थिंग्स तो है इंटरेस्टिंग एंड इजी। उसके बाद यूपीएससी में एक तो जो जीएस है, जीएस के साथ उस सब्जेक्ट की कितनी ओवरलैपिंग है। ये जो थर्ड पॉइंट मैंने बोला है, इसको स्टूडेंट्स को बहुत ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट साइंस का कोई सब्जेक्ट लेता है, मैथ्स या फिजिक्स, तो जीएस में कई बार ओवरलैपिंग बिल्कुल भी नहीं है, तो वो पूरा का पूरा एकदम डिफरेंट सब्जेक्ट है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल जैसे हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेते हैं, अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो ओवरलैपिंग है जीएस के साथ, वो पेपर 2 में भी, पेपर 3 में, पेपर 4 में, 1 को छोड़ दें अगर, और एसए में, और फिर इंटरव्यू में। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट को स्मार्ट होना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि सारे ऑप्शनल सेम होते हैं। अगर सारे ऑप्शनल सेम होते तो सारे ऑप्शनल से सेम ही रिजल्ट आता, लेकिन कुछ ऑप्शनल का सक्सेस रेट ज्यादा होता है, कुछ ऑप्शनल को इंजीनियरिंग और अदर बैकग्राउंड के लोग भी लेते हैं, और कुछ ऑप्शनल को सेम बैकग्राउंड के लोग भी नहीं लेते हैं। तो अगर आप इतना लॉजिक लगाएंगे कि यूपीएससी की जर्नी के लिए कुछ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है, अगर लास्ट ईयर का रैंक 1 एंथ्रोपोलॉजी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के साथ था, और उससे लास्ट ईयर का रैंक 1 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी इंजीनियर था, तो इंजीनियर्स ने इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट नहीं दिए और रैंक 1 वो हर साल किसी किसी दूसरे सब्जेक्ट से लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। अगर कुछ लोग ये समझ सकते हैं कि जिन लोगों ने एग्जाम क्रैक किया है या फिर इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, आपको इस चीज पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आई वाज आल्सो इंजीनियर, बट आई डिड नॉट टेक इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, आई टुक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड आई क्रैक 2 टाइम्स। इसी तरह मैंने एग्जांपल अब बहुत सारे अलग दूसरे लोगों के भी दिए हैं। तो पॉइंट सिर्फ यही है कि ऑप्शनल में हम कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि हम कई बार ओवर थिंकिंग करते हैं। ओवर थिंकिंग की बजाय
अगर हम किसी ऐसे सब्जेक्ट को जिसमें गाइडेंस अच्छी मिल रही है और जिसमें जीएस के साथ ओवरलैपिंग है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मैं 2-3 बातें बोल सकता हूँ। एक तो काफी छोटा है, 3 महीने के अंदर हो जाता है, और जीएस के साथ इतनी ज्यादा ओवरलैपिंग है कि सिलेक्शन की पूरी जर्नी बहुत ईजी हो जाती है। तो मुझे लगता है ये अगर किसी को ऑप्शनल सोच रहे हैं तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले सकते हैं। और सिद्धार्थ, आई थिंक वी आर स्टार्टिंग दिस बैच फ्रॉम 15th जून। 15 जून, यस, 15 जून से स्टार्ट है। सो लास्टली एक डाउट सौरभ सर, बड़े स्टूडेंट्स का आ रहा है रिसोर्सेज को लेके। लाइक बहुत सारे डाउट्स हैं अलग अलग की। कोई बोलता है कि लाइक एक करिश्मा का है कि तमिलनाडु की बुक्स जो है स्टेट बोर्ड की अच्छी हैं या एनसीईआरटी है। कुछ बोल रहे कि कौन सी बुक्स पढ़ें, क्या पढ़ें। तो सर एक आप क्या कुछ गाइडेंस टिप्स दे सकते हो कि कैसे बच्चे अपनी एक खुद की रिसोर्स लिस्ट बना पाए? तो देखो, एक तो डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है। तो सब्जेक्ट वाइज क्या क्या करना है ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। फिर भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो सोर्सेज हैं वो लिमिटेड होने चाहिए, और वो क्या होने चाहिए। देखो, नंबर 1 इज एनसीईआरटी, वो कंपलसरी है, ओके, एनसीईआरटी। नंबर 2, फॉर ईच सब्जेक्ट रेफर सिंगल बुक। ये मैं जीएस के लिए बोल रहा हूँ, ऑप्शनल में ये चीज वैलिड नहीं है, वहां पे आपको मल्टीपल सोर्सेस फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, फॉर पॉलिटी लक्ष्मीकांत इनफ है, इसके अलावा डीडी बासु कुछ नहीं करना है आपको, सिंगल बुक है ना। फॉर ज्योग्राफी तो एनसीईआरटी सफिशिएंट है, एंड जीसी लियोंग आती है बुक, है ना। फॉर मॉडर्न इंडिया जैसे स्पेक्ट्रम है। सो लाइक दिस फॉर एवरी सब्जेक्ट, ठीक है। एनसीईआरटी करिए एंड स्टैंडर्ड बुक करिए। इसके अलावा आपको न्यूज़पेपर रेगुलर बेसिस पे करना है, वो भी पार्ट ऑफ योर सोर्सेज ही हैं, क्योंकि डायनामिक क्वेश्चंस काफी आते हैं। अब उसमें आप हिंदू भी कर सकते हैं, आप इंडियन एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक। दोनों करने की कोई जरूरत नहीं है। काफी लोग बोलते हैं दोनों करो, नहीं, इसका कोई मतलब नहीं। जब आप इंटरव्यू दोगे तब आप 2 न्यूज़पेपर करिए, बट फॉर योर प्रिपरेशन सिंगल न्यूज़पेपर इज सफिशिएंट। इसके अलावा देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो भी आपके सिलेबस का पार्ट है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए, मॉक्स लगाइए। तो ये आपका पूरा सिलेबस का पार्ट होता है, पूरे सोर्सेज होते हैं। इसके अलावा देखो, एवरी ईयर बजट आता है, इकोनॉमिक सर्वे आता है, वो भी आपको करना है, ठीक है। एंड मंथ के जब प्रीलिम्स आएगा उससे पहले कंपाइलेशन आता है गवर्नमेंट रिपोर्ट्स का, प्लस इंडेक्सेस, वो भी आपको करना है। इतना कर लीजिए, सफिशिएंट है, ऑलराइट। बाकी अगर डिटेल्स जाननी है तो हमारा यूट्यूब चैनल है प्रेपाईएस, वहां पे डिटेल लिस्ट आपको मिल जाएगी। पूरा वीडियो हम ही लोगों ने बनाया हुआ है कि आपको कौन कौन से सोर्सेज फॉलो करने चाहिए। तमिलनाडु या एनसीईआरटी वो भी आपको मिल जाएगा। आज की डेट में आप एनसीईआरटी करिए, काफी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सो आई थिंक विद दिस हम अब ये सेशन जो है रैप अप करते हैं। एंड आई नो, देखो आप लोगों के डाउट्स होंगे, हमने पूरी कोशिश की है हमारी तरफ से सारे डाउट्स लेने की, बट फिर भी हो सकता है अभी कोई डाउट्स हम ले ना पाए, या हो सकता है बाद में भी आपके डाउट्स हैं। सो डोंट वरी, अगर आपको कोर्स रिलेटेड, फाउंडेशन कोर्स जो हमारा जनरल स्टडीज का है उससे रिलेटेड डाउट है, तो उसके लिए प्लीज आप हमारा जो क्वेरी फॉर्म है वो भरिए, राइट। एंड इसके अलावा अगर हम जो है और भी ऐसे सेशंस कराएंगे, ऑप्शनल के लिए भी डेडिकेटेड सेशन कराएंगे कि कैसे चूज करना है, क्या ऑप्शनल चूज करना है, वो सचिन सर ही लेंगे, राइट। एंड विद दिस, थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू टू दी ऑल दी पैनलिस्ट कि आप सबने टाइम निकाला टू गिव दी वैल्यूएबल विजडम। एंड वी होप कि इस सेशन से आपको कुछ तो वैल्यूएबल अंडरस्टैंडिंग मिली होगी और कुछ आपको हेल्प मिलेगी इस एग्जाम को क्लियर करने में। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू।